गुड इवनिंग दोस्तों। आपको हाँ, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं अखिलेश कुमार फिर से स्वागत करता हूँ आपका हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एल1 क्लासेस में दोस्तों। और जस्ट अ सेकेंड। तो पिछला जैसे कि मैंने जो आज की चर्चा करने से पहले हम लोग जान लेते हैं जो पिछला लेक्चर हमारा रहा था। वो पिछला लेक्चर इससे पहले जो लेक्चर हमारे रहे हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। आप लोग चाहें तो वो सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। वो जितने भी लेक्चर इससे पहले लिए गए हैं वो सारे लेक्चर पहले टॉपिक वाइज थे, जहाँ पे हमने सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट किया था। फिर मॉडर्न हिस्ट्री में हमने उसको मॉडर्न हिस्ट्री को देश की आज़ादी तक हम लोगों ने उसको रखा था। फिर वहाँ तक हम लोगों ने उसको फिनिश किया था। उसके बाद जो प्लान था, उस समय आपको मैं कंटिन्यूअसली ये प्लान बताता रहता था कि आगे हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज का तो उसके बाद जो अब हमने जो स्टार्ट किया वो हमने जो पूरा इतिहास है, पूरे इतिहास पैटर्न को एक सेक्शन में ही शामिल करने का प्रयास किया है। लगभग इसमें 50 हर सेक्शन लगभग 50 क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन में इतिहास के तीनों पार्ट्स शामिल होंगे, तीनों पार्ट से जुड़े हुए क्वेश्चन शामिल होंगे। और जो लोग कल मौजूद थे, अगर आज आ पाए तो बहुत-बहुत उनका आभार रहेगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी अगर वो लोग देख रहे हो, अगर जुड़ सकते हो तो प्लीज़ जुड़ जाइएगा। और ये क्लास भी बहुत अच्छी क्लास होने वाली है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। और एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत अच्छे क्वेश्चन है। आने वाले समय में जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं आपके, चाहे जीआईसी लेक्चर हो, टीजीटी, पीजीटी हो, उन एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग मुझे देख रहे हैं तो वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं बार-बार कहता हूँ, अगर कमेंट बॉक्स में थोड़े से लोग होते हैं तो थोड़ा-सा अच्छा भी लगता है और रिस्पॉन्स जैसा मिलता है ना, थोड़ा-सा पढ़ाने में और अच्छा लगता है। नहीं भी होंगे तो भी मैं पढ़ाऊँगा, मेरा काम तो पढ़ाना है, ठीक है? तो मेन पर्पज़ है दोस्तों, यहाँ आज की क्लास का मेन पर्पज़ है प्रैक्टिस सेट मेन पर्पज़ है आपको प्रैक्टिस कराना, ठीक है? सारे क्वेश्चन को सम्मिलित रूप से 50 क्वेश्चन के अंदर सम्मिलित करना और आने वाले एग्ज़ाम के लिए आपकी बेहतर प्रिपरेशन करवाना। हालाँकि आप जो लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो ऑलरेडी बहुत अच्छी प्रिपरेशन में होंगे। गुड इवनिंग गीता जी, गुड इवनिंग। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बिल्कुल राइट टाइम आई हैं। और तो कल जो हम लोगों ने लेक्चर कंप्लीट किया था, उस लेक्चर में हमने जो 50 शायद 55 क्वेश्चन थे जहाँ तक मुझे याद है। उन 55 क्वेश्चन में हमने सारे क्वेश्चनों को सारे पोर्शन को कवर किया था। तो आज में भी हम लोग उसी तरीके से चलेंगे। कुछ एक इसमें हो सकता है आपको नए क्वेश्चन मिले, लेकिन इसके बाद जो कुछ लेक्चर होंगे उस हर लेक्चर में कुछ ना कुछ नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये लेक्चर भी इम्पोर्टेंट होने वाला है हर पर्पज़ से, ठीक है? हर एग्ज़ाम के लिए, वनडे को छोड़ के। देखिए, मैं पहले बताऊँ, यहाँ की जो क्लासेस होने वाली हैं ये वनडे के एग्ज़ामिनेशन में बिल्कुल हेल्पफुल नहीं हो, बिल्कुल तो नहीं कह सकता हूँ। चूँकि लेवल थोड़ा-सा ऊपर है तो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ कोई मतलब भी नहीं बनता है। तो ये जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की हैं, जीडीसी का है, यूजीसी नेट है, उनके लिए हेल्पफुल होगी। तो जो लोग भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। नंबर आपके सामने दिया हुआ है स्क्रीन पे। कॉल करने के लिए कॉल करके भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पे हम लोग मौजूद हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप लोग हमसे जुड़ जाइए और उसको हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का लेक्चर होने वाला है, पहले ही बता चुका हूँ, आज का लेक्चर फिर से 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। इन 50 क्वेश्चनों में हम चर्चा करेंगे इतिहास के तीनों हिस्सों की। चलिए ले लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पेन कहाँ गया? पेन नहीं मिल रहा। क्लास बहुत देर में मिली, ढूंढ रही थी काफी देर से। आप ऐसा कीजिए, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। यूट्यूब पे अगर आप L1 क्लासेस से ढूंढेंगे ना गीता जी, L1 क्लासेस से ढूंढेंगे तो आपको क्लास मिल जाया करेगी, ठीक है?
L1 क्लासेस से अगर आप ढूंढेंगे, सब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइए, तो लिंक आपको भेज दिया जाएगा, तो वो आपको क्लास मिल जाएगी, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन ले लेते हैं और क्वेश्चन में बने रहिएगा, पार्टिसिपेट करिएगा अच्छे ढंग से और बाकी चीज़ें थोड़ा बीच-बीच में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, जो भी आपकी इसके रिगार्डिंग जो पॉलिसी होंगी असिस्टेंट प्रोफेसर के रिगार्डिंग, जो आप किस प्रकार से प्रिपरेशन कर रही हैं, क्या किस-किस बुक का इस्तेमाल कर रही हैं, ठीक? तो वो लोग हम बीच-बीच में हो सकता है कुछ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक? चलिए पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय महाविद्यालय विद्यार्थी सम्मेलन नागपुर में दिसंबर 1920 में हुआ था? दिसंबर 1920 में हुआ था अखिल भारतीय महाविद्यालय विद्यार्थी सम्मेलन, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बीसी पॉल, सीआर दास, लाला लाजपत राय और पंडित मोतीलाल नेहरू। इस अधिवेशन के अध्यक्षता जो नागपुर में हुआ था, किसने की थी इस अधिवेशन की अध्यक्षता? दोस्तों इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय ने। किसने की थी? लाला लाजपत राय में 1920 में, ठीक है, दिसंबर 1920 में ये अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? नागपुर में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पे भी थोड़ा सा फोकस करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या होता है ना, जरूरी नहीं आप आंसर पे ही फोकस करें, थोड़ा क्वेश्चन पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन से भी बहुत सारे आंसर मिल जाते हैं। जैसे अगर कल को इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाए कि लाला लाजपत राय ने कि भारतीय महाविद्यालय विद्यार्थी सम्मेलन की अध्यक्षता, जो सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, किस नगर में वो आयोजित हुआ था, तो वो नगर होगा नागपुर, और इसका जो राइट आंसर होगा वो लाला लाजपत राय है। ठीक है गीता जी, इसका राइट आंसर है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी। ओ ठीक। सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंबई से प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का प्रथम साप्ताहिक पत्र था? अंग्रेजी भाषा का प्रथम साप्ताहिक पत्र था, इनमें से कौन सा? ठीक है, बॉम्बे कुरियर हो गया, बॉम्बे गजट हो गया, बॉम्बे हेराल्ड हो गया, बॉम्बे टाइम्स हो गया। ठीक है, क्या हो गया? ए बी सी और डी, बंबई से प्रकाशित होने वाला, इस चीज को ध्यान रखिएगा, बंबई से प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का प्रथम जो साप्ताहिक पत्र था, बॉम्बे हेराल्ड, कुरियर, गजट और बॉम्बे टाइम्स। ठीक। तो इसका आंसर होने वाला है बॉम्बे हेराल्ड। क्या होने वाला है? बॉम्बे हेराल्ड। एक सेकंड, तो इसका आंसर होने वाला है सी, ये ऑप्शन सी होगा, बॉम्बे हेराल्ड। बॉम्बे हेराल्ड 1789 में विलियम एस बर्ग, ठीक है, 1789 में विलियम, ठीक, एस बर्ग, ठीक है, एस बर्ग ने स्थापना की थी। ठीक, किसकी? बॉम्बे हेराल्ड की। इस चीज को ध्यान रखिएगा, 1979 में वो सॉरी 1789 में। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसको 1791 में 1791 में इसका नाम बदल कर दिया गया था बंगाल गजट। रॉबर्ट नाइट के एक और व्यक्ति थे जिन्होंने कौन सा वो बनाया था, बॉम्बे टाइम्स करके एक अखबार था, वो रॉबर्ट नाइट द्वारा निकाला गया था। तीसरा क्या कहता है? क्या हो गया? कॉन्टेक्ट योर इनकोडर टू स्टार्ट प्रीव्यू, ये क्या हो रहा है? ओके, YouTube is not receiving enough video to maintain a smooth stream. As such, view will experience buffering. ओके, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हुआ था, लेकिन मेरे ख्याल से अब ठीक है। कहीं बफरिंग तो नहीं कर रहा है गीता जी? देखिएगा, बफरिंग तो नहीं कर रहा है, लेकिन चलिए। थर्ड क्वेश्चन है, मराठों के साथ होने वाली किस संधि को वॉरेन हेस्टिंग्स ने, क्या हो रहा है यार ये आज इंटरनेट मुझे लग रहा है काफी दिक्कत पेश कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया। थर्ड क्वेश्चन है, मराठों के साथ होने वाली किस संधि को वॉरेन हेस्टिंग्स ने कागज का टुकड़ा माना था? ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने कागज का टुकड़ा माना था किस संधि को, जो मराठों के साथ हुई थी? मंदसौर, सुरजी, अर्जुन गांव की संधि, ग्वालियर की संधि और पुरंदर की संधि। इसमें से किस संधि को उन्होंने कागज का टुकड़ा माना था? ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। तो इसका आंसर है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि दोस्तों कब हुई थी? पुरंदर की संधि हुई थी 1776 में पुरंदर की संधि हुई थी। ठीक है, पुरंदर की संधि जो संधि हुई थी, वो पेशवा माधव जो समय क्रिस, ठीक है, चलिए, क्या कहाँ थे पुरंदर? ठीक है, 1776 में जो उस समय के पेशवा थे माधव नारायण राव द्वितीय,
उनके और अंग्रेजों के बीच हुई थी, ठीक है? और इसमें जो भाग लिया था वो नाना फडणवीस थे, इनकी तरफ से, मराठों की तरफ से, और अंग्रेजों की तरफ से थे ऑलकट, ठीक है? कर्नल ऑलकट, कैप्टन ऑलकट, ठीक है? अंग्रेजों की तरफ से उस संधि में शामिल हुए थे। और इस संधि के बाद ही मराठों का जो प्रथम युद्ध हुआ था, आप सभी लोग जानते होंगे, संधि के बाद मराठों का प्रथम युद्ध हुआ था, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस संधि को बहुत प्रायोरिटी नहीं दी थी, इसको कागज का टुकड़ा माना था। और प्रथम जो युद्ध हुआ था उसमें ये लगभग उसमें हार गए थे, फिर उन्होंने बडगांव की संधि की थी 1779 में, जहां तक मुझे याद है, ठीक है? फिर उसके बाद एक और संधि हुई थी 1782 में, ठीक है? 1782 में। चलिए, पुरंदर की संधि, ठीक है? निम्नलिखित में से किस विभाग की देखभाल मुगल प्रशासन में सदर उल सुदूर द्वारा की जाती थी? सदर उल सुदूर द्वारा की जाती थी मुगल प्रशासन में। सुरये घाल, एक गलत लिखा हुआ, सुरये घाल करके ऑप्शन है, सेकंड है जप्ती, तीसरा है मनसब, चौथा है बुब्रतात, ठीक है? इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है? तो चारों में से जो सबसे सही ऑप्शन है वो है सुरई घाल, ठीक है? सद्र उल सदूर क्या होता था? सद्र उल सदूर जो हुआ करता था वो जैसे एक धार्मिक विभाग हुआ करता था। किस प्रकार का विभाग था? एक धार्मिक विभाग था। उस धार्मिक विभाग में जो जमीन दान दी जाती थी उसे सरायगुल या फिर मदद मास कहा जाता था। तो मुगल प्रशासन में सदर उल सदूर क्या होता था? एक प्रकार का धार्मिक विभाग हुआ करता था, ठीक है? एक प्रकार का धार्मिक विभाग हुआ करता था, जिसको सुरई घाल बोला जाता था। और इसमें जो जमीन दान में दी जाती थी उसे सुरैगल या फिर मदद मास कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सुरैगल अथवा मदद मास कहा जाता था। और ये जो जमीन मिलती थी पूरी तरीके से कर मुक्त जमीन होती थी, इस चीज को ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल शहजादी जहां आरा का उपनाम है? ठीक है, जहां आरा आप सभी लोग जानते हैं, जो मुगल डायनेस्टी थी, पूरी जो मुगल डायनेस्टी थी उसमें काफी महिलाएं पढ़ी लिखी थी, लेकिन जो दो महिलाएं ऐसी हैं जो विदुषी महिलाओं में जिनकी गिनती होती है, गुलबदन बेगम जिन्होंने हुमायूंनामा लिखा था, ठीक है? और दूसरी थी जहां आरा बेगम, ठीक है? ये दूसरी थी जहां आरा बेगम। जहां आरा बेगम मखफी नाम से अपनी कविताएं लिखा करती थी। किस नाम से? मखफी नाम से अपनी कविताएं लिखा करती थी। कौन? जहां आरा बेगम। और ये क्या थी? दारा शिकोह और औरंगजेब की क्या थी? सिस्टर थी। आप सभी लोग जानते होंगे जब शाहजहां का अंतिम समय में जब वो कैद कर लिए गए थे, तो जहांआरा बेगम ने ही उनकी उनकी मृत्यु पर्यंत उनकी सेवा की थी। आगे हम लोग पढ़ते हैं, 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजनीतिक दर्शन से संबंधित किस पुस्तक का लेखक जियालुद्दीन बर्नी था? किस पुस्तक का लेखक जियालुद्दीन बर्नी था? ठीक है, 5th क्वेश्चन है, लगातार गीता जी लगातार बने रहिए, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो बताइएगा, ठीक? अटेम्प्ट करने में कोई समस्या हो रही है, और अगर लेक्चर पसंद आ रहा है और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, मैं पहले ही कह चुका हूँ, अगर आपको लेवल ऑफ क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो मैं छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अपने दोस्तों और जो आपके साथ जो और प्रिपरेशन में लोग हैं इस प्रकार की, उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और रिकमेंड कीजिएगा। ये छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी। चलिए बात करते हैं आगे, इनके जो वो है ऑप्शंस है। फुतवात है फिरोज शाही, ठीक है? सेकंड है फतवाए जहांदारी। थर्ड है क्या है? फवायदुल फुवाद। और अदाबुल हर्ब का सुजात, ठीक है? इसमें से चार में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है? इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? फतवाए जहांदारी, ठीक है? फतवा जहां जियालुद्दीन बर्नी की लिखी हुई किताब है। इसके अलावा इन्होंने एक और किताब लिखी थी, ठीक है? इसके अलावा इन्होंने और एक किताब लिखी थी, वो किताब का नाम आप जरूर बताइएगा, जियालुद्दीन बर्नी की, ठीक है? और क्या हुआ था? जियालुद्दीन जब फिरोज शाह तुगलक जब शासन में आया था, जब फिरोज शाह तुगलक, तो इनसे उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं रहते, फिरोज शाह तुगलक के संबंध। तो अपने जीवन के जो अंतिम समय में इन्होंने अपना जो जीवन है काफी मुफलसी में गुजारा। मुफलसी में से आप लोग समझते होंगे गरीबी में, लैक ऑफ लॉट ऑफ मनी, ठीक है? तो गरीबी में काफी गुजारा, तो उस वजह से इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को खुश करने के लिए फतवाए जहांदारी लिख के उनको समर्पित की थी। तो उनके बाद उनकी कुछ आर्थिक स्थिति सही हुई थी, उन्होंने इनको इनाम वगैरह दिया था। 7th है, निम्नलिखित नामों पर विचार करना है, ठीक है? निम्नलिखित नामों पर विचार करना है। अल्फ्रेड वेब, बदरुद्दीन तैयब जी, जॉर्ज यूले और रहमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, ठीक है? इनमें से कौन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? इसमें से कौन कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे? केवल 1 2 3, केवल 2 3, केवल 1 और 4, केवल 1 2 3 और 4, मतलब सभी, ठीक है? इसमें से कौन
सॉरी, इसमें से कौन अध्यक्ष रहे थे? ठीक है, तो दोस्तों ये चारों अध्यक्ष रहे थे, ठीक है, चारों अध्यक्ष रहे थे। जैसे इसमें से खास तौर से आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, जो बदरुद्दीन तैयब थे, पहले मुस्लिम क्या थे? पहले मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष थे, ठीक है, मद्रास अधिवेशन शायद 1887 में ये थे। और उसके बाद जॉर्ज यूले क्या थे? जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज, पहले क्या थे? पहले अंग्रेज वो थे, इसके अध्यक्ष थे कांग्रेस के। अगला है क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गांधी-इरविन समझौते के दौरान, गांधी-इरविन समझौते के दौरान हस्ताक्षरित होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जो गांधी और थे उस समय के जो वायसराय थे, इरविन के बीच में जो समझौता हुआ था, उस समझौते में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो किन लोगों ने निभाई थी? सामने आपके सामने ऑप्शंस हैं, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, मदन मोहन मालवीय और एम.आर. जयकर। ठीक है, किन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो 2 लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, एक थे तेज बहादुर सप्रू और दूसरे थे चौथे नंबर पे एम.आर. जयकर, जो चौथा नंबर है इसमें एम.आर. जयकर। इन दोनों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, दोनों के बीच में समझौता कराने में, यानी कि 2 और 4। 5 मार्च 1931 में 5 मार्च 1931 में जो गांधी-इरविन पैक्ट बोला जाता है, इसको दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौते के नाम से भी हम लोग जानते हैं। किससे? दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौते के नाम से भी जानते हैं। तो उसमें 5 मार्च 1931 में एक ये समझौते की पृष्ठभूमि तैयार हुई थी, कह सकते हैं कि जिसका मसौदा तैयार किया गया था। और फिर शायद 29 मार्च मेरे ख्याल से, जहाँ तक डेट डेट कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, 29 मार्च 1931, सॉरी। देखो डेट डेट बहुत याद रखना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतनी डेट्स होती हैं, याद रखना बहुत मुश्किल होता है और यहाँ बताते समय मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, कहीं डेट्स गलत ना हो जाएँ। तो 29 मार्च 1931 में उस मसौदे पे हस्ताक्षर किए थे, तो 2 और 4 बिल्कुल ठीक होगा। अगला है दोस्तों 9th क्वेश्चन है, उत्तर हड़प्पा काल की ताम्रलिप्ति संस्कृति निम्नलिखित में से एक मृदभांड प्रकार से आंतरिक रूप से पहचानी जाती है। देखिए, अलग-अलग काल में अलग-अलग मृदभांडों का प्रयोग हुआ है और उससे उनकी संस्कृति को जाना पहचाना जाता है। तो इसमें से कौन-सी संस्कृति थी जो ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति में मृदभांड यूज़ हुए थे? ठीक? सोठी मृदभांड, गेरुवर्णी मृदभांड, चित्तित धूसर मृदभांड, सॉरी, और उत्तरी उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा गेरुवर्णी। गेरुए कलर के मृदभांडों को रंगा जाता था, ठीक है? ताम्र पाषाण कालीन ये मृदभांड हुआ करते थे। इसके अलावा चित्तित धूसर मृदभांड आप सभी लोग जानते हैं कि जो लौह क्रांति हुई थी या लौह संस्कृति हुई थी, उसमें चित्तित धूसर मृदभांडों का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा जब गीता जी 9th का सी नहीं है, 9th का बी है, गेरुवाणी मृदभांड। जो चित्रित, देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, जो चित्रित धूसर मृदभांड है, चित्रित धूसर मृदभांड है, ये किससे संबंधित है? ये समझ लीजिए जो द्वितीय नगरीकरण है उससे संबंधित है। जो लौह क्रांति आई थी या फिर जब लोहे का बहुतायत में प्रयोग होने लगा था, तो उस समय चित्रित धूसर मृदभांडों का प्रयोग हुआ था। उसके अलावा उत्तरकाली पॉलिश वाले जो मृदभांड थे, उत्तर वैदिक काल से ताल्लुक रखते हैं। किससे? उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता से ताल्लुक रखते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक। 10 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मोहनजोदड़ो में आवास निर्माण में कभी चूना गारे का प्रयोग नहीं हुआ है। ठीक है, मोहनजोदड़ो के किसी भी निर्माण में चूना गारे का प्रयोग नहीं हुआ है, पहला कथन ये है। सेकंड कथन क्या है? धोलावीरा में आवास निर्माण में कभी पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ है। आवास निर्माण में कभी पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये दोस्तों, जब हम इसकी थोड़ी-सी समीक्षा करेंगे, तो समीक्षा करते समय इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, जो अब अगर आप पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा, मोहनजोदड़ो के जो आवास निर्माण में जो चूने गारे का प्रयोग किया गया था, जो स्नानागार मिला था, जिस स्नानागार में चूने गारे का प्रयोग किया गया था, ठीक है? इसके अलावा धोलावीरा में जो आवास निर्माण थे, आवास निर्माण में ईंटों के साथ-साथ पत्थर का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है? ईंटों के साथ-साथ पत्थरों का भी प्रयोग किया गया है, तो इस हिसाब से ये दोनों ही बिल्कुल ठीक नहीं है, यानी कि ये दोनों ही गलत होंगे, तो इसका जवाब होगा डी। ठीक? ठीक है, थोड़ा-सा मैं बता दूँ, थोड़ा-सा स्पीड थोड़ी-सी हल्की है, इसका कारण ये है कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, शायद आप थोड़ा साइनस की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से जो थोड़ा-सा एटमॉस्फेयर चेंज होता है, तो थोड़ी-सी समस्या हो जाती है। तो
तेज़ी से बोलूँगा तो साँस लेने में ज़्यादा समस्या आएगी। तो हम लोग थोड़ा-सा एकदम बहुत कूल वे में चलते हैं, ठीक है? आराम-आराम से करेंगे, ठीक? निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए, 1 घंटे में हमको खत्म करना है, 1 घंटे में हम लोग उसको खत्म कर देंगे। तो इसका डी आंसर बिल्कुल ठीक है, गीता जी डी आंसर बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अरोरा, धौली और गिरनार निम्न में से कहाँ पर अशोक के शिलालेख मिले हैं? कहाँ पर अशोक के शिलालेख मिले हैं? ऑप्शन केवल ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। कहाँ पे अशोक के शिलालेख मिले हैं? आप सभी लोग जानते होंगे जो अशोक के शिलालेख है उनकी संख्या 14 है और जो लगभग 8 विभिन्न स्थानों से उन शिलालेखों की पहचान की गई है। इसके अलावा ठीक है सर। तो हम लोग थोड़ा-सा हाँ, ठीक है, हम लोग थोड़ा-सा आराम-आराम से चलेंगे, बहुत तेज़ी दिखाने का प्रयास नहीं करेंगे, अभी तेज़ी दिखाने की आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है? तो हाँ कहाँ पे थे? तो जो 14 शिलालेख अशोक के मिले हैं, उसके 14 शिलालेख कहाँ-कहाँ से मिले? अलग-अलग 8 अलग-अलग स्थानों से मिले हैं। इसमें बहुत से हैं गुर्जरा, मास्की और कलसी और ब्रह्मगिरी, बहुत सारे हैं, ठीक है? उसमें बहुत सारे हैं, इसके 11 का डी हाँ, 11 का डी बिल्कुल ठीक है। 11 का डी बिल्कुल ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं 12 पे। ठीक। मौर्य प्रशासन काल में पिंडकर क्या था? मौर्य शासन काल में पिंडकर क्या था? मौर्य शासन काल में पिंडकर की बात हो रही है। पिंडकर क्या था? ठीक है, श्रम के रूप में दिया जाने वाला कर, सिंचाई पर लगने वाला कर, गैर कृषि उत्पाद पर लगने वाला कर और क्या था? 1 ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित। ठीक है, 1 ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित कौन सा इसमें पिंडकर का अर्थ था? तो दोस्तों पिंडकर का अर्थ था जो वो डी था। 1 ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित किया गया कर। इसके अलावा जो बहुत से और कर हुआ करते थे जिसमें से अगर एक जो अक्सर पूछा जाता है उसको हम लोग प्रणय कर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रणय कर होता है। प्रणय कर क्या होता था? प्रणय कर एक प्रकार का अतिरिक्त कर होता था। ठीक है? जो आपातकाल में लिया जाता था, एक अतिरिक्त कर होता था, जो आपातकाल की परिस्थितियों में लिया जाता था। कौन-सा? प्रणय कर। वो 1-2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रणय कर क्या था? तो आपातकाल स्थिति में लिए जाने वाला कर जो 1/3, 1/4, 1/3 से 1/4 हो सकता था। ठीक है? 12th का डी। यस 12th का डी। प्रसिद्ध सूक्ति तत्त्वमसि निम्नलिखित में से एक उपनिषद में मिलती है। ठीक है? तत्त्वमसि, ठीक है? मतलब तुम में ही मैं हूँ, ठीक है? तुम में ही मैं हूँ, ठीक है? तत्त्वमसि की जो संकल्पना हम बाद में देखते हैं जब शंकराचार्य में अद्वैतवाद दिखता है तो उसमें हम लोग उसमें तत्त्वमसि की संकल्पना को देखते हैं। हालाँकि उससे पहले ही उपनिषदों में ये मौजूद थी। छंदोग्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, मंडूक्य उपनिषद और ईशावास्य, ठीक है? तो ये मिलता है आपको छंदोग्य उपनिषद में। छंदोग्य उपनिषद में क्या मिलता है? तत्त्वमसि, ठीक है? इसके अलावा सर क्या वर्ड हिस्ट्री भी आएगी? नहीं इस वाले असिस्टेंट प्रोफेसर में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती है, जो आपका जीडीसी वाला है, जो गवर्नमेंट कॉलेज वाला है, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, ठीक? जो जीडीसी का है, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री आती है, इसमें नहीं आती है। इसमें आपका जो इतिहास है, यही आएगा, इतिहास कहा जाता है और कुछ एक क्वेश्चन हो सकता है, कुछ एक क्वेश्चन रिसर्च के आ सकते हैं, कुछ एक क्वेश्चन अ और कुछ एक क्वेश्चन जो इतिहास का जो दर्शन-वर्शन है उससे भी जुड़े आ सकते हैं, जो इतिहास के दर्शन है उससे जुड़े लेकिन इन पे आप बहुत अधिक फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं, सीधे टॉप सब्जेक्ट पे और जीएस पे फ़ोकस करिए, ठीक? बहुत अधिक क्योंकि ये इक्का-दुक्का क्वेश्चन आएँगे, उन पे अगर बहुत अधिक समय लगाएँगे ना तो और चीज़ें आपकी होना मुश्किल हो जाएँगी। तो पुराने पेपर मैंने आपको बताए थे, आप एक काम करिए ना, आप मार्केट जाइएगा, अगर आप देखिए अगर आप कहाँ रहती हैं डिपेंड करता है, ठीक है? अ, अगर आपके जो नज़दीकी कोई शहर हो, ठीक? किसी अगर या फिर किसी आप खुद एक शहर में रह रही हो तो उस शहर में जाके आप यूथ का पुराने पेपर ले लेंगे, यूथ के इतिहास के पुराने पेपर ले लीजिएगा, फिर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट वगैरह के, ठीक है? वो आपको दे देगा। इसके अलावा घटना चक्र भी ले सकती हैं, ठीक है? इतिहास के, पीजीटी, टीजीटी के, वो भी खरीद लीजिएगा और उनको रेगुलर आप पढ़िएगा। मैं कहाँ था? हाँ, छंदोग्य उपनिषद में तत्त्वमसि का ज़िक्र किया गया है। इसके अलावा एक चीज़ का और ज़िक्र किया किया गया है जिसमें अयात्मा ब्रह्मा,
जिसमें क्या कहा गया है, आयात्मा ब्रह्मा। किसमें कहा गया, आयात्मा ब्रह्मा। इसमें जो कहा गया है आयात्मा ब्रह्मा, आयात्मा ब्रह्मा, ठीक है। ये किसमें किसमें कही गई है, मंडूक्य उपनिषद में। आयात्मा ब्रह्मा के मतलब आत्मा में ही ब्रह्मा है, ठीक है, यह ब्रह्म ही आत्मा है। सर मैं उत्तराखंड दे, अच्छा आप उत्तराखंड से हैं क्या, उत्तराखंड से, ठीक है, 13 का है। इसके अलावा मंडूक्य से आपको अयाजात्मा ब्रह्म शब्द मिलता है, और एक शब्द और मिलता है, क्या मिलता है, अहम ब्रह्मास्मि। आपने बहुत वर्ड सुना होगा, एक वर्ड मिलता है अहम। देखिए ये मैं कुछ एक चीजें इसलिए बता दे रहा हूँ, ये क्योंकि ये अक्सर ये पूछ ली जाती है, ठीक है, थोड़ा लीक से हटके होते पूछ ली जाती है, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, अहम ब्रह्मास्मि, ठीक है, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही, मेरे अंदर ही ब्रह्म समाया हुआ, इस तरीके से ये है। ये क्या किसमें कहा गया, ये बृहद्रण उपनिषद में, बृहद्रण उपनिषद, ठीक है, ये इसमें कहा गया है, ठीक। ये मंडूक्य उपनिषद में कहा गया आयात्मा ब्रह्मा, अहम ब्रह्मासि, बृहद्रण उपनिषद में कहा गया है। इस चीज को बस, ये छोटे छोटे जो चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। 14 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। जैसे मैं भी पर्टिकुलरली उत्तराखंड का तो नहीं हूँ, लेकिन मैं बरेली आपके जो उत्तराखंड के काफी करीब पड़ता है। वो कौन सा शहर है देखिए, याद नहीं आ रहा मुझे, हाँ से पता नहीं क्या, हल्द्वानी। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विल्हण के विक्रमादेव चरित्र लिखा है, विल्हण ने विक्रमादेव चरित्र लिखा है। विल्हण को चंद्रगुप्त द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था, ठीक है, विल्हण को चंद्रगुप्त द्वितीय का संरक्षण प्राप्त था। तो समीक्षा कर लेते हैं। विल्हण के विक्रमादेव चरित्र लिखा, ये बिल्कुल ठीक है, विल्हण ने विक्रमादेव चरित्र लिखा है। विक्रमादेव के जो दरबार में विल्हण निवास करते थे, और विक्रमादेव ने इनको किसकी उपाधि दी थी, विद्यापति की उपाधि दी थी। विल्हण को चंद्रगुप्त तृतीय का संरक्षण प्राप्त था। सर ठीक है, हम लोग क्लास के बाद थोड़ा जो समय बचेगा उसमें चर्चा कर लेंगे, अभी क्लास पे फोकस कर लेते हैं, ठीक है। तो विल्हण के विक्रमादेव चरित्र लिखा विल्हण ने, ठीक है। तो विल्हण क्या थे, विक्रमा, पहले तो ये समझ लीजिए, जो कल्याणी के चालुक्य थे, कल्याणी के चालुक्य जो थे, कल्याणी के चालुक्य, ठीक है, इसके जो शासक थे विक्रमादित्य पष्ट, ठीक है, विक्रमादित्य पष्ट, ठीक है, विक्रमादित्य पष्ट थे, इसके जो शासक थे विक्रमादित्य पष्ट। उनके दरबार में थे कौन से, विल्हण, और इन्होंने विल्हण को क्या उपाधि दी थी, विल्हण को इन्होंने क्या कहा था, विल्हण को विद्यापति की उपाधि दी थी, विद्यापति की उपाधि दी थी, उपाधि दी किसने दी थी, विक्रमादित्य पष्ट ने। और इसके अलावा एक और संत थे, संत विज्ञानेश्वर, आपने सुना होगा, मिताक्षरा के लेखकार विज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर, वो भी किसके दरबार से समृद्ध थे, विक्रमादित्य पष्ट से, कल्याणी के चालुक्य थे। 14 का है, ठीक, 14 का है, बिल्कुल ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। निम्नलिखित में से कौन राम कथा के जैन रूपांतर चरियम का लेखक है, चरियम का लेखक है, इसमें से कौन है, भानुचंद्र उपाध्याय, हेमचंद्र हरिविजय सूरी और विमल सूरी, इसमें से कौन लेखक है, ये है विमल सूरी, ठीक है। कौन है, जो रामायण के जैन रूपांतर है पाउंचर्यम का लेखक कौन है, विमल सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 16। यह तथ्य है कि सातवाहन, एक तथ्य है कि सातवाहन समुद्री व्यापार करते थे, ये बिल्कुल सही तथ्य, सातवाहन समुद्री व्यापार करते थे, तथा उनके पास जल सेना थी, ये भी ठीक है। एक विशेष दोहरे मस्तूल के जहाज वाले सिक्के की उपलब्धता से सिद्ध होता है कि इस राजवंश के किस तथाकथित शासक ने ये सिक्के जारी किए थे। सॉरी, सिमक सातकर्णीय द्वितीय, गौतमीपुत्र सातकर्णी और यज्ञश्री सातकर्णी, ठीक है, दो मस्तूल वाले, इसमें से किस शासक के सिक्कों पर दो मस्तूल वाले जहाज का अंकन किया गया है, ठीक है, दो मस्तूल वाले जहाज, तो ये दो मस्तूल वाले जहाज का अंकन किया गया है यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर, किसके, यज्ञश्री सातकर्णी के सिक्कों पर ये अंकन किया गया है, दो मस्तूल वाले जहाज। 5061 में अदम खां और पीर मोहम्मद खान ने मालवा पर अटैक किया था, तो उस समय मालवा का शासक कौन था, ठीक।
उस समय मालवा का शासक कौन था? 1561 में जो अधम खां था, अधम खां फिर पीर मोहम्मद। देखिए क्वेश्चन में कुछ चीज़ें और भी जान लीजिए, जो अधम खां था, अधम का खां था जो उनकी दाई माँ थी अकबर की, महमनगा, ठीक है? महमनगा जो दाई माँ थी, महमनगा जो प्रधानमंत्री भी रही थी अकबर के शासनकाल के प्रारंभिक दौर में और उनका काफ़ी वर्चस्व रहा था, ठीक है? तो महमनगा के पुत्र थे अधम खां, ठीक है? तो महमनगा के कहने पे इन्होंने अधम खां को मालवा पे अटैक करने के लिए भेजा, उस समय का जो वहाँ का शासक था, कौन था? बाज बहादुर। तो इन्होंने बाज बहादुर को पराजित कर दिया, ठीक है? कर देने के लिए विवश किया। लेकिन अदम खां जब वापस लौट के चला आया, उसके बाद बाज बहादुर ने फिर से विद्रोह कर दिया, खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। फिर पीर मोहम्मद खां को भेजा गया, तो पीर मोहम्मद खां ने इनको पूर्ण रूप से पराजित कर दिया और फिर उन्हें अकबर के राज दरबार में मेरे ख्याल से 2000 रुपए का मनसब देके इनको रखा गया था। मतलब 2000 रुपए की मनसबदारी इनको दी गई थी, किसको? बाज बहादुर को। और बाज बहादुर और रूपमती की कहानी आप लोग जानते होंगे। इनकी जो प्रेम कहानी है बाज बहादुर और रूपमती की, सभी लोग जानते होंगे। निम्नलिखित में से कहाँ के शासक को तालीकोट के युद्ध में विजयनगर के विरुद्ध लड़ने के लिए संघ में शामिल होने हेतु आमंत्रित नहीं किया गया था? ठीक है, तालीकोट का युद्ध आप सभी लोग जानते होंगे, 1565 में लड़ा गया था और ये इसको तालीकोट का युद्ध भी कहा जाता है, राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, राक्षस तंगड़ी का, तालीकोट का युद्ध भी इनको कहा जाता है। इसमें जो एक संघ बनाया गया था, जो अहमदनगर, जिसमें अहमदनगर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने एक संघ बनाया था जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बरार शामिल थे। ठीक है, इन चारों राज्यों ने मिलकर बीदर शामिल था, बराड़ इसमें शामिल नहीं था। इन चारों राज्यों ने मिलकर क्या किया था? विजयनगर पर आक्रमण किया था। विजयनगर में उस समय जो शासक के तौर पे थे वो थे राम राय। ठीक है, हालांकि वो पूर्ण रूप से शासक नहीं थे, शासक के एक तरीके से कह सकते हैं कि जो रेजेंट थे वो। ठीक, तो बहुत भीषण युद्ध हुआ था जिसमें विजयनगर पूर्ण रूप से तबाह हो गया। निम्नलिखित शासकों में से किसने हजरत आला की पदवी धारण की थी? किसने हजरत आला की पदवी को धारण किया था? बलबन, अलाउद्दीन खलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और शेरशाह सूरी। ठीक, इसमें से किसने हजरत आला की उपाधि को धारण किया था? किसने हजरत आला की उपाधि, कौन सी उपाधि थी दोस्तों? हजरत आला की उपाधि थी, ये धारण किया था शेरशाह सूरी ने। ठीक, किसने धारण किया था? शेरशाह सूरी ने। आगे हम लोग चलते हैं। 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से कौन बंगाल के महान वैष्णव संत चैतन्य के समकालीन थे? महान वैष्णव संत जो थे चैतन्य, महान वैष्णव संत चैतन्य के समकालीन थे, वहां के जो बंगाल के शासक थे। कौन थे? शमसुद्दीन इलियास शाह, सिकंदर शाह द्वितीय, गयासुद्दीन आजम शाह तथा अलाउद्दीन हुसैन शाह। तो कौन थे उस समय शासक? उस समय शासक थे अलाउद्दीन हुसैन शाह। तो अलाउद्दीन हुसैन शाह को वहां पे सत्यपीर नाम का एक आंदोलन चलाने का भी श्रेय दिया जाता है। अलाउद्दीन हुसैन शाह को किसका? सत्यपीर नामक 19 का डी, बिल्कुल ठीक है, 19 का। अलाउद्दीन हुसैन शाह को सत्यपीर नामक आंदोलन चलाने का श्रेय भी दिया जाता है। कहाँ में? बंगाल में। और ये किसके समकालीन थे? चैतन्य महाप्रभु के। वीरजी बोरा, मलाई चट्टी और अब्दुल गफूर बोहरा की गिनती किन में होती थी? ठीक है, दिल्ली सुल्तानों के दिन महत्वपूर्ण अधिकारी थे, बीजापुर के शाही दरबार के महत्वपूर्ण कवि थे, हैदराबाद राज्य के महत्वपूर्ण लेखक थे, मुगल काल के सबसे धनी व्यापारी थे। ठीक है, तो ये लोग बहुत धनी व्यापारी थे। क्या थे ये लोग? क्या थे? बहुत धनी व्यापारी थे। मलय चट्टी थे क्या? मलय चट्टी जो व्यापारी हुआ करते थे, कोरोमंडल के व्यापारी थे। क्या थे? कोरोमंडल के व्यापारी थे। वीरजी बोरा गुजरात के थे। ठीक है, 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? ठीक है, इसमें से कौन सा राज्य था जो शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? इसमें से कौन सा राज्य है? तो सामने आपके मौजूद है गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर और खानदेश। ठीक है, तो शाहजहां के शासनकाल में मिलाया गया था अहमदनगर। ठीक है, अहमदनगर पे उस समय जो प्रभुत्व रखते थे, मलिक अंबर नाम के एक कह सकते हैं वजीर थे। मलिक अंबर नाम के एक वजीर थे जिन्होंने अहमदनगर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, कि उनके रहते हुए मुगल इन पे आधिपत्य नहीं कर पाए थे। लेकिन जैसे कि शहजादा परवेज वगैरह को भी इस पे आधिपत्य करने के लिए भेजा गया था, क्योंकि वो भी नहीं कर पाए थे। फिर इसके बाद इनको खुर्रम को भेजा गया। खुर्रम का मतलब होता है शाहजहां। ठीक है, खुर्रम को वहां भेजा गया था
खुर्रम ने मलिक अंबर को संधि करने के लिए विवश किया था। तो फाइनली उनको बाद में अहमदनगर पे अधिकार करने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? अ, शाहजहां को। इन्होंने शाहजहां ने क्या किया था? कूटनीति का भी प्रयोग किया था। एक फतेह खान नाम के एक अमीर थे, उन फतेह खान नाम को अमीर को रिश्वत देके या अपनी तरफ मिला के इन्होंने कुछ भेद वेद ले लिया था फिर, और अहमदनगर को विवश कर दिया था अपने साथ संधि करने के लिए और उसको सम्मिलित करने के लिए। किस मंदिर के एक स्तंभ पर अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें केशवपुर के स्वामी के उपासक भागवत गोविंद का उल्लेख मिलता है? ठीक है, 23 का सी। ठीक है, ये नया क्वेश्चन है, मैंने खुद बनाया है। किस मंदिर के स्तंभ पर अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें केशवपुर के स्वामी का उपासक भगवत गोविंद का उल्लेख मिलता है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगांव का ईट मंदिर, नसना कुठारा मंदिर और ग्यारसपुर का मंदिर। ठीक है, ग्यारसपुर का मंदिर। तो ये मंदिर जो इस प्रकार का जो विवरण मिलता है, ये विवरण मिलता है देवगढ़ के दशावतार मंदिर, जिसमें आपने देखा होगा शेषनाग की सैया पर जो भगवान विष्णु लेटे हुए दिखाए गए हैं। कहाँ पे? देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ पे दोस्तों? झांसी में। संभवतः उस जगह को पहले केशवपुर नाम से जाना जाता था, इसलिए केशवपुर के स्वामी यानी कि जो भगवान विष्णु के उपासक भागवत गोविंद का उसमें उल्लेख किया गया है एक स्तंभ के ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन है, सॉरी, देखिए फिर से थोड़ा सा अनाउंसमेंट है कि अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही हो, लेक्चर पसंद आ रहा हो और जो कंटेंट है, क्वेश्चन का जो लेवल है अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा और दूसरे जो लोग हैं जो आपके साथ प्रिपरेशन में हैं, आपकी तरह की ही प्रिपरेशन में हैं, उन लोगों को भी आप लोग इसको सर्कुलेट कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक लोग यहाँ पर आ पाएँ और जुड़ पाएँ। ठीक? तो निबंधमाला पत्रिका का प्रकाशन कौन करता था? ये भी नया क्वेश्चन है। निबंधमाला पत्रिका का प्रकाशन कौन करता था? मतलब किसने किया था? जतीन्द्रनाथ मुखर्जी, भूपेंद्र दत्त, अरविंदो घोष और विष्णु कृष्ण चिपलुंकड़। ठीक है, विष्णु कृष्ण चिपलुंकड़ किसने किया था? तो दोस्तों किया था विष्णु कृष्ण। ठीक है, विष्णु कृष्ण चिपलुंकड़। ये इन्होंने निबंधमाला एक पत्रिका थी, ठीक है, निबंधमाला एक पत्रिका थी, उसका इन्होंने संपादन किया था। 26 है, निम्नलिखित में से किसने अमृतसर की नींव डाली थी? किसने अमृतसर की नींव डाली थी? इस चीज को ध्यान रखिएगा। गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद। किसने अमृतसर जो शहर है उसकी नींव डाली थी? गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु अर्जुन देव और गुरु हरगोविंद। तो ये नींव डाली थी गुरु रामदास ने, जो चौथे धर्म गुरु थे किसके? सिखों के चौथे धर्म गुरु थे। कौन थे? गुरु रामदास। 26 सॉरी, आगे आते हैं 27 पे। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था? अंतिम गवर्नर का यहाँ मतलब ये है कि जब मुगल साम्राज्य डिक्लाइन पे था, यानी कि जो मुगल साम्राज्य पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो रहा था, तब इन्हें अपॉइंट किया गया था। फिर इसके बाद कोई अपॉइंट नहीं किया गया था क्योंकि उसके बाद बंगाल स्वतंत्र हो गया था और इसको स्वतंत्र करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उस व्यक्ति ने निभाई थी जिस व्यक्ति को अंतिम रूप से नियुक्त किया गया था। सरफराज खान, मुर्शीद कुली खां, अलवर्दी खां, सजाउद्दीन मोहम्मद खां। ठीक है, तो ये कौन थे दोस्तों? मुर्शीद कुली खां। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे मुर्शीद कुली खां से आप लोगों को जान लेनी चाहिए। जो बंगाल में इजारेदारी जो व्यवस्था थी, ठेकेदारी व्यवस्था, उसमें एग्रीकल्चर वगैरह में या फिर कर वसूलने में, तो इन्होंने इजारेदारी व्यवस्था को मुर्शीद कुली खां ने बहुत कह सकते हैं कि उसको प्रोत्साहित किया था। ठीक, मुर्शीद कुली खां इजारेदारी व्यवस्था। 28 है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल सम्राट शाह आलम से बंगाल की दीवानी की सनद लेने के लिए कहा था? 28 का बी। हाँ ठीक है, 28 का, 27 का बी। ठीक है, किसने कहा था? मणिक चंद, ओमी चंद, राजा दौलत राम और महाराजा राजवल्लभ।
तो ये किसने कहा था? ये दोस्तों कहा था मणिकचंद ने। किसने कहा था? मणिकचंद क्या थे? एक तरीके के अ, अमीर थे या व्यापारी कह सकते हैं या फिर एक तरीके से मुनीम टाइप के। देखिए, क्या हुआ ना जब बंगाल जैसे अब आप बंगाल की आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे, ख़ास तौर से जब अंग्रेज़ी प्रशासन के समय में जब अंग्रेज़ यहाँ पे जब व्यापारी के तौर पे थे, तो बंगाल को इनफैक्ट कह सकते हैं अगर इस भारत को गुलाम कराने में बहुत बड़ा जो हाथ था, तो वो सबसे बड़ा हाथ था हम लोगों का ही। हम भारतीयों का ही सबसे बड़ा हाथ था, ठीक है? और एक अंग्रेज़ों में इतना सामर्थ्य नहीं था, वो डेफ़िनेटली वो बहुत सामर्थ्यशाली थे, बहुत कूटनीतिज्ञ थे, उनके पास सुविधाएँ थी, व्यवस्थाएँ थी, सेना थी। बहुत अच्छे तरीके से कुशल सेना थी, प्रशिक्षित सेना थी, आधुनिक चीज़ें उनके पास थी। उसके अलावा उसके बाद बावजूद भी वो इतने सक्षम नहीं थे क्योंकि प्रारंभिक तौर पे उन्होंने जब ये सब करने का प्रयास किया था तो औरंगज़ेब द्वारा वो हरा दिए गए थे और उन्हें माफ़ी माँगनी पड़ी थी। आप लोगों को उसके बारे में जानकारी होगी, ठीक? तो दूसरों को क्या दोष देना जब हमारे अपने ही लोग हैं इस प्रकार के गद्दार निकले तो हम दूसरों से क्या कह सकते हैं कि उन्होंने हम पे अटैक मतलब कब्ज़ा कर लिया। तो कब्ज़ा उन्होंने किया नहीं, कब्ज़ा हमें करवाया गया था कि आ जाओ इसको लूट लो। अ, क्योंकि लूट में एक हिस्सा उनको भी मिलने वाला था। तो प्रॉफ़िट के लिए बेच दिया गया। जिस तरीके से प्रॉफ़िट के लिए उस समय बेचा गया था, उसी तरीके से प्रॉफ़िट के लिए अभी भी चीज़ें बेची जा रही हैं। अ, सिस्टमैटिक रूप से बेची जा रही हैं। आप लोग जब न्यूज़ देखते होंगे, उसमें देखते होंगे, हालाँकि अच्छी न्यूज़ नहीं मिलती है। अच्छी और रिलेवेंट न्यूज़ आना थोड़ा-सा मुश्किल पड़ जा रहा है। क्योंकि जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया न्यूज़ ले नहीं आ रहा है, वो कुछ और ही चलाता रहता है। भारतीय देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1776 में अमीन कमीशन की नियुक्ति किस लिए की थी? तो भारतीय न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, भारतीय क्षेत्रों पर शासन के लिए उपयुक्त प्रशासनिक संरचना तैयार करने के लिए, नए उपनिवेशक के लिए उपयुक्त न्याय संरचना स्थापित करने के लिए और भारतीय कृषि व्यवस्था में समृद्ध व्यवस्थित सूचना एकत्र करने के लिए। तो 1776 में इन्होंने अमीन कमीशन नियुक्त किया था, उसका पीछे कारण था जो भारतीय कृषि व्यवस्था से समृद्ध जो सूचनाएँ थी, वो एकत्र करने के लिए क्योंकि अगर देखा जाए जो अंग्रेजी प्रशासन था एक तरीके से नवनिर्मित था, वहाँ उनको यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उनके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं थी, तो उस जानकारी को उपलब्ध कराने के लिए और जानकारी इकट्ठा करने के लिए उन्होंने इस कमीशन की नियुक्ति की थी, ठीक? 30वां है भारत में अंग्रेजों के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी बंदोबस्त तथा उसके क्रियान्वयन से समृद्ध होने के लिए जाना जाता है? रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक? टॉमस मुनरो, आरएम बर्ड, सर चार्ल्स नेपियर, जोनाथन डंकन, ठीक है? तो जो ये जाता है टॉमस मुनरो को, ठीक है? इसके अलावा कर्नल जो रीड थे, कर्नल टॉमस मुनरो, कर्नल रीड, ठीक है? टॉमस मुनरो, कर्नल रीड जो रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले 1792 में रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी अ, रैयतवाड़ी जो व्यवस्था थी सबसे पहले 1792 में इसको 1 सेकंड हाँ, 1792 में 1792 में 1792 में 12 महल 12 12 महल, ठीक है? कहाँ तक पड़ता था? तमिलनाडु तमिलनाडु में लागू हुई थी, ठीक है? तमिलनाडु में लागू हुई थी, कम से 51% हिस्से पे लागू हुई थी। कम से भारत के लगभग जितने भी अधिकार क्षेत्र में था 51% हिस्से पे सबसे ज़्यादा रैयतवाड़ी व्यवस्था ही लागू हुई थी, ठीक? उसके बाद ये बम्बई, मद्रास और असम में भी लागू की गई थी। 31 है निम्नलिखित ब्रिटिश प्रशासन काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के सदस्यों में अंग्रेज तथा आंग्ल भारतीय दोनों शामिल थे, ठीक है? और जब नेटिव प्रेस एसोसिएशन का गठन हुआ तब इंडियन एसोसिएशन के नेता एस.एन. बनर्जी इसके पहले सचिव बनाए गए थे। जैसे ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के सदस्यों में अंग्रेज और आंग्ल भारतीय दोनों ही थे। इसकी जो स्थापना की गई थी 1851 में स्थापना की गई थी किसकी? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी जिसके राधाकांत देव इसके पहले अध्यक्ष थे। कौन थे? राधाकांत देव। अच्छा, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन जो लैंड हेडर सोसाइटी थी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थी या सोसाइटी थी, उसको मर्ज करके बनाया गया था क्या? ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ठीक है? और राधाकांत देव इसके पहले अध्यक्ष थे। और तो पहला तो ठीक है 31 का
और जब नेटिव एसोसिएशन गठन हुआ था तब इंडियन एसोसिएशन नहीं, इंडियन एसोसिएशन के नेटिव प्रेस एसोसिएशन गठन हुआ तब इंडियन एसोसिएशन के नेता पहले इसके अध्यक्ष नहीं थे, सचिव नहीं थे, ठीक है? इसका 31 का एज ठीक है। आगे हम लोग चर्चा करते हैं 32 का। सूची 1 और सूची 2 दी गई है, दोनों सूचियों को हमको सम्मिलित करना है। कुछ साम्यवादी संगठन इस्टेब्लिश किए गए, तो साम्यवादी संगठनों को हम लोग सम्मिलित करना है। जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी सत्यभक्त द्वारा 1924 में। कहाँ पे? कानपुर में, ठीक, सत्यभक्त द्वारा कानपुर में। और क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, जो क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी थी, क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी 90 क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी 32 एज बड़ा याद 32 का एक का 2 और भारतीय बेल्शेविक पार्टी सोमेंद्र नाथ टैगोर, एन दत्त मजुमदार, भारतीय बेल्शेविक पार्टी एन दत्त मजुमदार, ठीक है? बड़ा कंफ्यूजन है। भारतीय बेल्शेविक पार्टी, क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी एन दत्त मजुमदार, क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी एन दत्त मजुमदार 1939, ओके ठीक है, 1939 में बनाई गई थी ये। और क्रांतिकारी बेल्शेविक पार्टी सोमेंद्र नाथ टैगोर, ठीक। तो इसका आंसर होगा बी। एक मिनट, बी, सी का एक कैसे हो सकता है? बी का, सॉरी, बी का एक, ओहो, गड़बड़ हो गया सब। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ए का 2, ठीक, और क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, हाँ ये ठीक है, ठीक। इसका आंसर बी होगा। ये इस तरीके के सवाल मैं बता रहा हूँ, इस तरीके के सवाल आपको उलझा देते हैं, ये उन्हीं में के सवाल थे, क्योंकि बहुत ऐसा नहीं, बहुत टिपिकल नहीं है क्वेश्चन, लेकिन क्या ना, ये बहुत 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 और रेयर टू रेयर आते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं, क्योंकि पार्टियों में थोड़ा सा जो नाम है, थोड़े थोड़े चेंजेस के साथ वो अपना ली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक समाचार पत्र पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा 1909 में प्रारंभ किया गया था? पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा फ्री इंडिया, नव भारत, इंडिपेंडेंट और लीडर। तो ये स्थापित किया गया था लीडर, ठीक है। मदन मोहन मालवीय ने लीडर जो पत्रिका थी या लीडर समाचार पत्र था, उसका संपादन किया था। 34 निम्नलिखित में से किसने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एम सी राजा और जगजीवन राव और जयप्रकाश नारायण। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा हम लोग चलते हैं 35 पे। 35 क्या कहता है? निम्नलिखित लोकहित वादित मुकदमों में कौन सा मुकदमा 32 अमूल परिवर्तनवादी राजनीतिज्ञों तथा मजदूर संघ के सक्रियतावादियों की उस गिरफ्तारी से समृद्ध, जिसमें 3 ब्रिटिश साम्यवादी भी शामिल थे। जो ब्रिटिश सिटीजन थे वो इसे, अभिनव, ठीक है, अभिनव निबंग, नमस्कार, ठीक है। ब्रिटिश जो साम्यवादी थे वो इसमें शामिल थे। कानपुर बेल्शेविक षड्यंत्र मुकदमा, लाहौर और मेरठ और नासिक षड्यंत्र मुकदमा। तो ये मुकदमा था लाहौर षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस, जो हुआ था 1929 से 1933 के बीच में माना जाता है। और इसमें जो मुजफ्फर अहमद, उनको सजाए काला पानी हुई था। क्या हुआ था? जो मुजफ्फर अहमद थे, मुजफ्फर अहमद, काला पानी की सजा हुई थी उनको, ठीक है। किसको? मुजफ्फर अहमद को काला पानी की सजा हुई थी। इसके अलावा जो 3 जो व्यक्ति थे, एक थे अंग्रेज व्यक्ति थे, हचिंसन थे, एक ब्रैडले थे और एक स्प्रेड थे, ठीक। ये 3 अंग्रेज थे, ठीक है। ये 3 अंग्रेज थे जो उसमें गिरफ्तार किए गए थे। हालांकि बाद में इनको
छोड़ दिया गया था दबाव में। प्रश्न में 2 वक्तव्य दिए गए हैं, दोनों वक्तव्यों को हमको देखना है। 35 का सी, क्या 36? हाँ ठीक है, 35 का। 2 वक्तव्य दिए गए, दोनों वक्तव्यों को हमको देखना है। पहला क्या है, हड़प्पा निवासियों के मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध थे, ये बिल्कुल ठीक है। सेकंड क्या कहता है, मेसोपोटामिया में बहुत सी हड़प्पा मुद्राएं खोज में मिली हैं, ये बिल्कुल ठीक है। मेसोपोटामिया में बहुत सी हड़प्पा मुद्राएं खोज में मिली हैं, बिल्कुल ठीक है। और हड़प्पा मुद्राओं पे मेलुहा शब्द का जिक्र हुआ है। मेलुहा से जो संस्करण लगाया जाता है वो लगाया जाता है किसका, सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही हैं और एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी यहाँ पे करते हुए नजर आते हैं। 37 है, निम्नलिखित में से किस एक में सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। गोत्र शब्द का जो प्रयोग पहले कुल के रूप में हुआ है, ठीक है। गोत्र की उत्पत्ति जो आप लोग देखते हैं वैदिक आदि काल में, तो गोत्र की जो उत्पत्ति गाय से मानी गई है। और फिर बाद में जब उत्तर वैदिक काल आते आते गोत्र का मतलब एक तरीके से होने लगा है कि एक ही कुल से उत्पन्न, फिर ठीक है, एक ही कुल से उत्पन्न। तो मतलब गोत्र शब्द का कुल के अर्थ में किया गया है ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, ऐतरेय ब्राह्मण में, अर्थशास्त्र में। जैसा कि मैंने बताया है कि इसमें कहा गया है उत्तर वैदिक काल में, अथर्ववेद में, ठीक। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से नाम पट्टी का अभिलेख मिला है। किस सिंधु घाटी, निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल से नाम पट्टी का अभिलेख मिला है या फिर कुछ लिखा हुआ मिला है। राखीगढ़ी, धौलावीरा, कालीबंगा और अमरी, ठीक। तो ये दोस्तों मिलता है हमको कहाँ से मिलता है, धौलावीरा से। इसको अगर नाक पट्टिका कंफ्यूज मत होइएगा, अगर इसकी जगह साइन बोर्ड लिखा आ जाए ना, पट्टिका की जगह क्या आ जाए, साइन बोर्ड लिखा आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना है, सेम चीज है, ठीक है। एक साइन बोर्ड मिला है धौलावीरा में पड़ा हुआ जिसमें 10 अंकों का अंकन किया गया, मतलब उसमें 10 जो इसकी जो लिपि है उस लिपि में 10 अंकों का अंकन किया गया है। और उसमें क्या लिखा है, चूंकि लिपि पढ़ी नहीं जा सकी तो हम लोग जान भी नहीं सकते हैं। अर्थशास्त्र में दिए गए वर्णन के अनुसार अंतपाल नाम का जो अधिकारी था मौर्यन डायनेस्टी में, उसका क्या कर्तव्य था। ग्राम अभिलेखों का अनुरक्षण करता था, राजकीय घुड़सवारों का घुड़सानों का नियंत्रण था, राजा के अंगरक्षकों का वेतन भुगतान करता था, इसके अलावा मार्गों की सुरक्षा तथा उनका रखरखाव करता था, ठीक। तो ये जो अंतपाल था, ये क्या होता था, जो सीमावर्ती क्षेत्र थे या सीमावर्ती जो दुर्ग बनाए जाते थे उन दुर्गों की रक्षा करता था। और इसके अलावा इसका एक कार्य और था, जो मार्गों की रक्षा, तो उनका रखरखाव करने का काम भी किसके हाथों में था, वो हाथों में था अंतपाल के। अगर ये भी लिख जाए सीमावर्ती दुर्गों की रक्षा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो भी ठीक है। 40 है, कठोपनिषद निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है। कठोपनिषद निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है, ठीक है। ऋग्वेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से और अथर्ववेद से। कठोपनिषद आप लोग जानते होंगे, ये यजुर्वेद से संबंधित है। किससे, यजुर्वेद से संबंधित है और कृष्ण यजुर्वेद का हिस्सा है, ये कृष्ण यजुर्वेद का हिस्सा है, ठीक है। और एक दूसरा है, आप लोग जानते होंगे, शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल। इसके जो बृहद्राण थे, बृहद्राण, ठीक है, एक था ईश, ठीक, ईशोपनिषद, ठीक। और कृष्ण यजुर्वेद में आप लोग देखते हैं तैत्तरीय, काठक संहिता, काठक उपनिषद, कठ उपनिषद देखने को मिलता है, तैत्तरीय कठ उपनिषद देखने को मिलता है और श्वेता स्वतर भी देखने को मिलता है, श्वेता स्वतर उपनिषद भी देखने को मिलता है, ठीक। 40 का सी, हाँ ठीक है। 41 है, निम्नलिखित में से किसने महावीर के परम ज्ञान के शोध के दौरान 6 वर्षों तक उनके साथ कठोर तप किया था। 6 वर्षों तक उनके साथ कठोर तप किया था, फिर उनके जो आपस में डिस्प्यूट हो जाने की वजह से उन्होंने महावीर स्वामी का साथ छोड़ दिया और अपने लिए एक अलग संप्रदाय की स्थापना की थी। तो वो कौन थे, अजित केशकम्बलिन, पादुक कच्छायन, पूरण कश्यप और लास्ट में थे मखली गोसाल। तो ये थे मखली गोसाल, ठीक है। अजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल।
शुरुआती दौर में महावीर स्वामी के शिष्य थे और 6 वर्षों तक उनके साथ आराधना की थी, पर फाइनली इन्होंने उनका साथ छोड़ दिया था और अजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वाकाटक राज्य की स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी, ये बिल्कुल ठीक है। वाकाटक राज्य की स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी। चंदेल राजवंश की स्थापना यशोवर्मन ने की थी। ठीक है, चंदेल राजवंश की स्थापना यशोवर्मन ने नहीं की थी। चंदेल राजवंश की स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है वो नन्नुक को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? नन्नुक को। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल एक। आगे है 43। गुप्तकालीन राजाओं तथा उनके परिवर्तित राजाओं के शासनकाल के संदर्भ में विष्टि क्या था? बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड हुआ है। ठीक है, हमेशा रिपीट होता रहता है, संभावना बनी रहती है इसके आने की। तो भू उपज में राजा का हिस्सा बेगार आपातकालीन कर और स्थानीय प्रमुखों द्वारा उगाहा गया कर। तो ये क्या था? बेगार। विष्टि का बेगार मीन्स मतलब किसी व्यक्ति से उसको किसी प्रकार की सैलरी वैलरी ना देकर या इसका परिश्रम ना देकर उससे फ्री में काम करा लेना। ठीक। 44 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाटक एक निर्धन ब्राह्मण चारुदत्त का सदाचारिणी गणिका बसंत सेना के प्रति प्रेम का वर्णन मिलता है? मालती माधव, रचिकटकम, प्रियदर्शिका और रत्नावली। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है। तो ये किसके में मिलता है? ये मिलता है मृच्छकटकम में। मृच्छकटकम किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, ये पहली मृच्छकटकम जो पहली ऐसी बुक है जो लिखी गई थी जो राजसी परिवारों को छोड़कर जो सामान्य जनमानस की जो स्थिति मनोस्थिति थी और सामाजिक व्यवस्थाएं थी उस पर लिखी गई थी, ना कि राजसी व्यवस्थाओं के ऊपर या फिर राजसी परिवारों को के ऊपर कह सकते हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होती थी या फिर उनको धारण नहीं करती थी। ये समाज में जो सामान्य व्यक्ति थे उनकी व्यवस्थाओं की, उनकी जीवन शैली की, उनकी जीवन के दूसरे प्रारूपों की शूद्रक द्वारा। ओके, ठीक है, शूद्रक द्वारा। और प्रियदर्शिका रत्नावली आप लोग पता है, आपको पता होगा, हर्ष द्वारा लिखी गई है और मालती माधव भभूति द्वारा लिखा गया है। 45 पर निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में दीवाने अमीर कोही की स्थापना की थी? दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में दीवाने अमीर कोही की स्थापना की थी? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, तो ये किसने की थी? दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग की स्थापना की थी जिसको दीवाने अमीर कोही बोला जाता है। 46 के किस सुल्तान के शासनकाल में चंगेज खां एक राजदूत दिल्ली सल्तनत की राजसभा में भेजा गया था? ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन और जलालुद्दीन खिलजी। तो आप सभी लोग जानते होंगे ये शमसुद्दीन इल्तुतमिश के समय में जो चंगेज खां जो मंगबरनी का ख्वारिज्म का जो शासक था, शाह था, उसका पीछा करते हुए दिल्ली के सिंधु नदी के तट तक आ गया था। हालांकि उन्होंने इसको संरक्षण नहीं दिया इल्तुतमिश ने मंगबरनी को, इस वजह से वो चंगेज खां के जो भीषण आक्रमण से बच गया। और चंगेज खान ने भी दिलचस्पी नहीं दिखाई थी भारत पे आक्रमण करने, तो वो सिंधु नदी के से ही वापस लौट गया। शेर शाह के राज्यकाल में आमिल का निम्नलिखित में से क्या कार्य था? आमिल, ठीक है, परगना स्तर पर पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य करना, ग्राम समिति का प्रमुख होना, खजानदार की सहायता करना, भू राजस्व हेतु भूमापन करना। आमिन, आमिल, ठीक है, आमिन भी बोला जाता है, आमिल भी बोला जाता है इसको। तो इसका मुख्य कार्य क्या था? इसका मुख्य कार्य था भू राजस्व हेतु भूमापन करना। मुख्य कार्य क्या था? भू राजस्व हेतु भूमापन करना। 48 है, निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया था? अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया था मुगल काल में। ठीक, अब्दुल अहमद हमीद लाहौरी, हाजी इब्राहिम सरहिंदी, खाफिका और मोहम्मद मलिक मोहम्मद जयसी। तो ये किया था हाजी इब्राहिम सरहिंदी। जैसे अकबर ने जो फैजी के नेतृत्व में जो एक अनुवादशाला की स्थापना की थी, उसमें काफ़ी लोगों ने, जैसे बदायूं महाबदायूं ने, नकीब खां और फैजी वगैरह कुछ और लोगों, खास तौर से उसमें मुख्य भूमिका बदायूं ने निभाई थी। उन्होंने महाभारत का रज़्मनामा से अनुवाद किया था फारसी में। इसके अलावा लीलावती का अनुवाद फैजी ने किया था, जो गणित की लीलावती है उसका अनुवाद फैजी ने किया था। और पंचतत्व का अबुल फजल ने अनवर सुहेली नाम से किया था। तो काफ़ी जो संस्कृति की भारतीय संस्कृति, हिंदू साहित्य की जो किताबें थी उनका अनुवाद अकबर के समकालीन, अकबर के शासनकाल में हुआ था। सॉरी।
49 मलिक अंबर निम्नलिखित में से किस एक राज्य का प्रधानमंत्री था? मलिक अंबर किस एक राज्य का प्रधानमंत्री था? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, खानदेश। मलिक अंबर, ठीक है। मलिक अंबर मैं पहले बता चुका हूँ, अहमदनगर, ठीक है। मलिक अंबर अहमदनगर का प्रधानमंत्री था और इनके रहते हुए जो छापामार युद्ध नीति है, ठीक है, छापामार युद्ध नीति के प्रेरणता इनको ही लगभग माना जाता है और मराठों को इन्होंने इसमें शामिल किया था। तो मराठों को दीक्षित करने का जो कार्य इन्होंने किया था छापामार युद्ध नीति में, किसने? मलिक अंबर ने। तो सिलसिले दिए हैं, सिलसिलों को हमको मिलाना है, ठीक। सूफी संत है, चिश्तिया सिलसिला, इसे नक्शबंदी सिलसिले से शेख अहमद सरहिंदी संबंधित है। चिश्तिया सिलसिले से शेख हमीमुद्दीन और कादरी सिलसिला सोहरावर्दी शेख बहाउद्दीन जकारिया, कादरी सिलसिला सैयद मखदूम मोहम्मद जिलानी, ठीक। तो होगा ए का 3 बी का 4, ए का 3 बी का 4 सी का 1 डी का 2, ठीक है। 50 का ए, तो 50 का होगा ए। आगे हम लोग चल, एक मिनट, 50 का ए लगा दिया क्या मैंने? चिश्ती सिलसिला सी का 2, अरे नहीं ये गलत हो गया। ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1 सी का 4 डी का 2, सी आंसर है, ठीक है। 50 का सी, वो गलत लग गया था। 50 का ए नहीं है अभिनव, वो गलत लग गया था, ठीक है। वो मैंने मिलाया ठीक था लेकिन लगा गलत दिया था। अभिनव 50 का ए नहीं है, 50 का सी सही है, ठीक है। जैसे चिश्ती सिलसिला शेख हामिदुद्दीन नगोरी, शेख हामिदुद्दीन नगोरी थे चिश्ती सिलसिला के, ठीक है, उसको करेक्ट कर लीजिएगा। वो मुझसे गलत लग गया था, मिलाया सही था लेकिन लग गलत गया। फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय में दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? अच्युत देवराय, देवराय द्वितीय और कृष्णदेव राय और सदाशिव राय। तो उस समय जो दक्षिण भारत में विजयनगर का साम्राज्य था वो देवराय द्वितीय का शासनकाल था। उस शासनकाल में अब्दुल रज्जाक जो फारस के साथ है, अब्दुल रज्जाक उसके शासनकाल में आए थे। 52 है, किताब नवरस या नवरस में उपलब्ध जो कविताएं हैं विभिन्न रागों में गायन हेतु थी, किसके द्वारा रची गई थी? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, तुरहान निजाम शाह, इब्राहिम कुतुब शाह और बल्लाल तृतीय, ठीक। तो ये रची गई थी इब्राहिम आदिल शाह, इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय क्या थे? आदिल शाही साम्राज्य से ताल्लुक रखते थे, बीजापुर सल्तनत से, चांद बीबी के पुत्र थे और इसके अलावा इनको अबला बाबा, जगत गुरु की उपाधियां मिली हुई थी। बहुत सारी चीजें इनसे जुड़ी हुई हैं, जैसे इनको जगत गुरु भी बोला गया है, अबला बाबा, अबला अबला बाबा, ठीक है। अबला बाबा की इनको उपाधियां मिली हुई थी, लोगों द्वारा दी गई थी इनको उपाधियां। और इसके अलावा जो फरिश्ता थे, तारीख फरिश्ता का लेखक, फरिश्ता इसके दरबार में थे, इसके दरबार का, इसका दरबारी कवि था। तारीख फरिश्ता का लेखक जो फरिश्ता था और किताब नौरस इन्होंने लिखी है, चांद बीबी के ये सुपुत्र थे। आगे हम लोग बात करेंगे, आगे बात करने के लिए कुछ नहीं है। तो खैर आज थोड़ा सा समय लग 50 क्वेश्चन में थोड़ा समय लग गया क्योंकि बहुत तेजी नहीं हो पा रही है। कारण क्या है मैं बताऊं, कुछ समय से स्वास्थ्य की समस्या चल रही है, ये साइनस की वजह से। तो थोड़ा सा आज धीरे धीरे करके क्लास चली है, बहुत ज़्यादा फास्टली मैंने कोशिश नहीं की है क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है इस समय। उम्मीद कर रहा हूँ आज का जो लेक्चर है जो आप लोगों को पसंद आया होगा। गीता जी थी वो कुछ समय तक रहीं, चली गईं, आप आए तो बहुत-बहुत आपका भी आभार रहा, गीता जी का भी आभार है। तो आज का लेक्चर देखिए आप लोगों को कैसा लगा है? एक कमेंट ज़रूर करिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं बार-बार कहता हूँ आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके फीडबैक को देखने के बाद ही हम लोग ये डिसीज़न ले सकते हैं कि क्या सुधार किया जा सकता है अथवा क्या नहीं किया जा सकता है, कितना हम और बेहतर कर सकते हैं। कंटेंट के रिगार्डिंग अगर आपको किसी प्रकार की शिकायत है, हाँ 50 क्वेश्चन थे, खत्म हो गए, आप लेट आए हैं ना। आप मेरे ख्याल से 30 क्वेश्चन थे तब आए हैं क्या?
30 क्वेश्चन खत्म हो गए थे तब आए मेरे ख्याल से। तो उम्मीद करता हूँ कि फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपके जो संगी साथी हैं, जो मित्रगण हैं, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है, क्वेश्चन देखने में अच्छे लग रहे हैं और आपके कॉम्पिटिटिव पर्पज़ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेबस से कोऑर्डिनेट करते हुए चल रहे हैं, तो रिक्वेस्ट ये है कि अपने दोस्तों को, मित्रों को जो इस प्रकार की प्रिपरेशन में टीजीटी, पीजीटी में हिस्ट्री से, उनको अगर आप उनको आप उनको आपको सेंड करना है, रिकमेंड करना है क्लासेस, ठीक है? शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और क्लास में रेगुलर आते रहिए प्रॉफिट। हाँ, क्या गीता जी कह रही हैं सर अब बता दो क्या और करें? अच्छा मुझे एक बताइए आपको किस चीज़ में क्लियरिटी नहीं है? मैं स ठीक है? मैं भी वही जानना चाह रहा हूँ आपकी गीता जी किस चीज़ में क्लैरिटी नहीं है? क्या जानना चाह रही हैं? किस स्पेशली आप किस चीज़ के बारे में जानना चाह रही हैं? देखिए पेपर मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। 100 क्वेश्चन है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 70 क्वेश्चन आपके आपके टॉपिक के होंगे, जो जिससे आपने एमए किया होगा और 30 क्वेश्चन जीएस के रिगार्डिंग होंगे। हो गए कितने 100 क्वेश्चन, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है? और चूँकि आप एंशिएंट से हैं तो एंशिएंट के ही सारे क्वेश्चन पूछे जाएँगे आपसे, 70 के 70 क्वेश्चन आपके एंशिएंट हिस्ट्री से ही क्वेश्चन आएँगे, ये चीज़ें हैं। पढ़ने के लिए मैंने आपको बताया था कि आप किताबों का इस्तेमाल करें अभी किताबें अगर आपने पहले से ही पढ़ रखी हैं तो कुछ एक जो किताबें मैंने रिकमेंड की थी क्योंकि अभी समय 2 महीने हैं, ठीक है? 2 महीने हैं, 2 महीनों में एक कृषि जो बहुत मतलब ठीक मतलब बहुत अच्छी किताबें हैं, एशियंट हिस्ट्री के मुकाबले। एक श्री माली झा की किताब है और इसके अलावा ये यूजीसी जो हमारा असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का है, क्योंकि गीता जी का एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का है ना, तो उसके रिगार्डिंग पूछ रही हैं। ठीक है, जो 2 किताबें हैं आप उनका इस्तेमाल करिए, श्रीमाली झा एंशिएंट हिस्ट्री का और इसके अलावा केसी श्रीवास्तव। और इन 2 किताबों के साथ आपको को जो पुराने पेपर हैं टीजीटी, पीजीटी और एलटी वगैरह के जितने पेपर हैं इतिहास के वो आपको पढ़ने हैं। और चूँकि एक चीज़ आपके लिए और इम्पोर्टेंट है, उन किताबों में अगर आपका कोई और एग्ज़ाम नहीं है, तो उन जैसे यूथ का अगर आप खरीदेंगी देखिए, मैं कोई प्रमोशन का पैसा-वैसा नहीं ले रहा हूँ, ये मिल रहा है मुझे। आपने पूछा तो बता दे रहा हूँ क्योंकि मार्केट में यही अवेलेबल है, ठीक है? मार्केट में यूथ वगैरह ही अवेलेबल है अच्छे से ढंग से। तो यूथ का आप ले लेंगी वर्ल्ड हिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफ़ेसर में नहीं आती, वो जीडीसी में आती है, जो यूपी पीसीएस कमीशन कराता है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, ठीक है? उसमें तो उसका सिलेबस तो होगा हाँ, तो उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती है। जो जीडीसी का एग्ज़ाम है, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री आती है। ये जीडीसी जो कराता है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में के लिए, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री है। इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है। जो आप एग्ज़ाम देंगे 51 वाला, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है। तो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, हाथ भी नहीं लगाना है। अगर आपका हाथ जीडीसी पढ़ा हुआ है तो। अगर आपका जीडीसी भी पड़ा हुआ है, जीडीसी शायद मेरे ख्याल से आपका पड़ा होगा। अगर आपका जीडीसी पड़ा है तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िएगा। ठीक? और अगर आपका जीडीसी नहीं पड़ा है तो वर्ल्ड हिस्ट्री मत पढ़िएगा। सीधा-सा ये चीज़ है। वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें नहीं आती है, जो आपका पेपर छूट गया था उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है। मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ, कल भी बताया था आपको। सर इसका सिलेबस मिल सकता है क्या?
अरे सिलेबस गीता जी सिलेबस में बता तो रहा हूँ आपको। देखिए इसमें सिलेबस में कुछ नहीं है, सिलेबस में पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री है, उसमें कोई टॉपिक नहीं है, टॉपिक सब आपको वही मिलेंगे, ठीक है? सारी की सारी एंशिएंट हिस्ट्री पढ़नी है आपको, प्रागैतिहासिक काल से माइक्रोलिथ वगैरह, उत्तर पाषाण काल, यहाँ से लेके बिल्कुल दक्षिण भारत का, प्राचीन भारत का 7th 8th सेंचुरी, 8th 9th सेंचुरी तक का आपको पढ़ना है, ठीक है? इनफैक्ट राजपूत काल तक का वो आपको पढ़ना है, प्राचीन भारत के अंतर्गत उसका कुछ हिस्सा आता है, ठीक? और सिलेबस में ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है? आपको प्राचीन भारत में प्रागैतिहासिक काल पढ़ना है, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ना है, वैदिक सभ्यता पढ़ना है, महाजनपद पढ़ना है, धार्मिक आंदोलन पढ़ने हैं, जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव और जो उस समय की जो फ़िलॉसफ़ी थी, आजीवक संप्रदाय, इन सबको पढ़ना है। उनकी व्यवस्थाएँ पढ़ना है, किसको उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाओं को पढ़ना है, मौर्य डायनेस्टी को पढ़ना है, उनकी सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थाओं को पढ़ना है। उसके बाद मौर्योत्तर काल को पढ़ना है, जिसमें शक, कुषाण, सातवाहन वंश को पढ़ना है। तो ये मतलब पूरा एंशिएंट हिस्ट्री आपको देखना है। वो टॉपिक के बारे में मत सोचिए। एंशिएंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन भारत, मतलब प्राचीन भारत। आपको कम से कम 8th 9th सेंचुरी तक का आपको पढ़ डालना है। और खास तौर से आपको ध्यान रखना है दक्षिण भारत के पल्लव और जो पल्लव है, और जो ये तुम्हारे बादामी के चालुक्य थे 76 7th सेंचुरी तक में, यहाँ तक आप बहुत फोकस करके पढ़िएगा। बहुत ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं तक के आएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये मत समझिएगा कि आगे नहीं आएंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाते हैं, आगे ये लोग बहुत कम ही बढ़ते हैं, ठीक है? क्योंकि राजपूत का जो शासनकाल आ जाता है, उसमें बहुत सा हिस्सा मॉडर्न उसमें मिडवल में चला जाता है, तो इस वजह से बहुत सा हिस्सा इसमें नहीं पूछा जाता है। कुछ एक चीज़ें प्राइमरी तौर पे पूछ ली जाती है, अदरवाइज़ नहीं पूछा जाता है। पढ़ने का तरीका मैंने आपको कल बताया था, बुक्स मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है? और इसके अलावा पेपर मैंने बताया कि पुराने पेपर को आपको रीड करना है, मार्केट से खरीद लाइएगा। अगर आप उत्तराखंड की हैं, अगर शहर में रहती हैं, तो शहर में, अगर शहर में रहती हैं, तो शहर में वो चीज़ें यूथ का टीजीटी, पीजी, एलटी वगैरह सब मिल जाएगा आपको। उसमें उसमें जैसे टीजीटी, पीजीटी का, उसमें आपको यूपी का आईएएस के पेपर्स, यूपी के पेपर्स, और जो आपके उत्तराखंड के और एमपी के सारे पेपर्स उसमें मिल जाएँगे। और उसमें पूरा आपको इतिहास नहीं पढ़ना है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर सिर्फ़ दे रही हैं, तो इतिहास में आप एंशिएंट हिस्ट्री जल्दी-जल्दी पढ़ लीजिएगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं विराम देते हैं, और आप दोनों लोग आए तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, और उम्मीद करता हूँ लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपके सामने जो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पे जो टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप लोग जॉइन करेंगे, ताकि प्रॉपर्ली आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और लगातार आप लोग क्लास में आइए, और लगातार बने रहिए आप लोगों को। तो आस-पास के शहर से किसी को घर परिवार से भेज के मँगवा लीजिएगा, ठीक है? देखिए करना है तो करना पड़ेगा ना, पढ़ना है तो ये चीज़ें तो मँगानी पड़ेंगी बुक्स, ठीक? तो चलिए क्लास अगर फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ कि छोटी-सी रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो और कंटेंट अच्छा लगा हो, क्वेश्चन का अच्छा लेवल अच्छा लगा हो, तो आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट ये है कि अपने दोस्तों को, मित्रों को, और जो आपके साथ दूसरे प्रिपरेशन करने वाले हैं, उनको भी ये क्लास शेयर कीजिएगा, और उनको भी इनवाइट कीजिएगा, अगर वो लोग भी आ सकें आपके साथ-साथ गीता जी, अगर कोई और प्रिपरेशन में है साथ में तो, ठीक है? आ सकें और रिकमेंड कर सकें तो रिकमेंड ज़रूर कीजिएगा। शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक? और सबसे आखिर में अपना पढ़ाई पे ध्यान रखिए आप लोग। पढ़ने पे फ़ोकस करिए। मैं कल भी आपको कह रहा था गीता जी, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जो तरीके से बता रहा हूँ, उस तरीके से बस पढ़ते रहिएगा। तो मोस्ट प्रोबब्ली देखिए, होना नहीं होना इस पे बात है, अभी सोचिएगा मत, ठीक? जीडीसी में जीके आता है ना सर? हाँ, जीडीसी में भी जीके आता है।
जीडीसी में जीके भी आता है और वर्ल्ड हिस्ट्री भी आती है और उसमें इतिहास दर्शन भी आता है। उसमें 3 चीज़ें ऐड हो 2 चीज़ें और ऐड हो जाती हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री और अ अ, इतिहास का दर्शन। तो वो आप जीडीसी का अगर सिलेबस कहेंगे ना तो सिलेबस आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको सिलेबस। आप यू जीडीसी का सिलेबस डालेंगे ना इतिहास का, तो वो पूरा आपको मिल जाएगा, ठीक है? बहुत सारे लोग हैं, सिलेबस उन्होंने डाल रखा है, नहीं तो आप अगर गूगल सर्च करेंगे तो गूगल पे भी मिल जाएगा। इतिहास के वर्ल्ड हिस्ट्री के कौन-कौन से वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत नहीं आती, कम आती है, उसके कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ सेक्शंस हैं, जैसे मेरे ख्याल से उसमें फ्रांस की क्रांति है और औद्योगिकरण है और शायद जापान की क्रांति है, जापान का औद्योगिकरण जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, बेशक आप और बच्चों को भी जोड़िएगा और उम्मीद तो यही है कि आप थोड़ा-सा आप लोग देखिए अ, मैं कल ही आप लोगों से कहा कि जो हम लोगों का बिल्कुल नया वेंचर है एक तरीके से मैं हूँ और एक हमारा छोटा भाई है। तो वो एसएससी, जीएसओ वालों को पढ़ाता है, हालाँकि उसके बच्चे सेलेक्टेड हैं, काफ़ी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं पहले बैच के, 16-17 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। चूँकि प्रॉपर हम लोग क्लासेस नहीं अरेंज कर पाए थे, तो अभी हम लोग कंटिन्यूअसली इस चीज़ पे काम कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ धीरे-धीरे लोग जुड़ेंगे और अ, अगर आपको क्लास देखिए फ़ोर्स किसी को नहीं है, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो, चीज़ें अच्छी लग रही हो, मतलब समझाने-वमझाने के तरीके अच्छे लग रहे हैं, तो फीडबैक बहुत ज़रूरी है, आप लोग फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं पहले बता चुका हूँ योर फीडबैक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर अस और सर बस में हाँ, आप सिर्फ़ प्राचीन भारत आपको पढ़ना है, सिर्फ़ प्राचीन भारत और जीएस। प्राचीन भारत और जीएस पढ़ना है सिर्फ़ आपको, ठीक है? इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और जो पढ़ने का तरीका है, जीएस का तरीका है, वो भी मैंने बता दिया है। जल्दी हम लोग मैं कल भी आपको बताया था एएसओ की क्लास हम लोग शुरू करने वाले हैं। उसमें जीएस का भी कुछ पोर्शन हम लोग कराएँगे, 30 क्वेश्चन उसमें भी आते हैं, कराएँगे। आप चाहिएगा तो हम लोग उसमें आपको थोड़ा-सा ऐड कर लेंगे, हालाँकि वो पेड-वेड होगा लेकिन हम लोग बता रहे हैं कि कोशिश करेंगे आप लोगों को उसमें थोड़ा-सा फ़ायदा मिल जाए जीएस में। उसमें भी अगर आप क्लासेस देखती रहेंगी और चूँकि आपका काफ़ी कुछ कवर हो जाएगा और बाकी जीएस के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ लूसेंट आपको 2 घंटे पढ़नी है। आपको अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा गीता जी कि कब मुझे क्या-क्या पढ़ना है, ठीक? ये चीज़ें आपको खुद करनी पड़ेंगी। जीएस में बता रहा हूँ ना जीएस आप सामान्य देखिए इतिहास तो आपका तैयार होगा, ठीक है? इतिहास आपका तैयार होगा और जीएस 30 क्वेश्चन में 2-3 4 क्वेश्चन इतिहास के आते हैं, यानी कि 3-4 क्वेश्चन आपके इतिहास के ठीक हो जाएँगे। उसके बाद ज्योग्राफी और पॉलिटी मैं आपको बता रहा हूँ ना जीएस की क्लास हम जल्द ही डालने वाले हैं। हालाँकि ये क्लास स्पेशलाइज़ इसके लिए नहीं होगी, लेकिन जो उसमें पढ़ाया जाएगा, वो आपके इसमें जो 30 क्वेश्चन होंगे, उसमें उतने ही इम्पोर्टेंट होंगे, उतने ही कारगर होंगे जितने दूसरे एग्ज़ाम्स के लिए। क्योंकि जो 30 क्वेश्चन आते हैं जीएस के, वो बहुत सामान्य क्वेश्चन आते हैं, बहुत साधारण क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं। आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे, तो आपको खुद इस चीज़ का एहसास हो जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन इतिहास के ही पूछ लेते हैं, ज्योग्राफी के, पॉलिटी के। देखिए इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक? ये तीनों मैं कवर करा दूँगा और जो कंप्यूटर का है बेसिक वो भी पढ़वा दूँगा, ठीक है? वो भी आपको बता दूँगा। तो ये 4 पोर्शन मैं आपके यहीं कंप्लीट करा दूँगा और 4-5 चीज़ें ही आती हैं उसमें, ठीक? तो आप स्ट्रेस ना लें कि आप उसमें रेगुलर आइएगा तो आपको उसमें थोड़ा-सा बेनिफिट भी आप उसमें पा पाएँगे। तो तो यूपी का जीएस पता नहीं। अरे यूपी का जीएस नहीं आता है उसमें। यूपी के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं।
दुर्भाग्य से अगर आपका पूछ ले, अदरवाइज यूपी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं आते हैं। ठीक है, तो गीता जी इससे परेशान मत होइएगा, यूपी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं आते हैं। और फिर भी मैं बता रहा हूँ, जीएसओ के लिए जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें यूपी स्पेशलाइजेशन भी पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा, अगर आप कन्फ्यूजन दूर करना होगा तो हम थोड़े से वो लेक्चर भी देख लेंगे, तो आपका वो कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा। इस यूपी स्पेशल नहीं आता है, लेकिन कभी कभी वो देखिए आयोग क्या दिमाग में करके बैठा हुआ, क्या मूड लेके बैठा, हो सकता है क्वेश्चन डाल दे। तो हालांकि वो सिलेबस में नहीं है यूपी स्पेशल, चूँकि यूपी का एग्ज़ाम है और यूपी से जुड़ा हुआ है, तो हो सकता है इक्का-दुक्का क्वेश्चन आपके उसमें डाल दें। तो आप उसको लेके टेंशन नहीं लेनी है, आप बस अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। पढ़ने के जो तरीका मैंने बताया है, अ, सबसे पहले आप किताबें खरीद लीजिए। सबसे पह अगर आपके पास किताबें हैं, ठीक है? कन्फ्यूज़न हो रहा है, कन्फ्यूज़न किस चीज़ का हो रहा है? देखिए, सीधा सिंपल समझिए, कन्फ्यूज़न कन्फ्यूज़न ही हो रहा है, कन्फ्यूज़न ही हो रहा है, कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक? पहली चीज़ मैंने आपको बताई है, पेपर मिल जाता तो अरे तो पेपर आपको मिल जाएगा ना। आप अपने परिवार से, भैया, फादर, और अगर आप विवाहित हैं तो अपने हस्बैंड से कह के शहर से वो पेपर मंगा सकती हैं। शहर में बहुत ईज़िली अवेलेबल होते हैं। किसी भी बुक स्टॉल से वो पेपर आप उसको मंगा सकती हैं, ठीक है? हुँ। केसी श्रीवास्तव है आपके पास तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ डालिए उसको। अगर आपके पास केसी श्रीवास्तव है तो उसको पढ़ डालिए। और क्या करना है आपको बताओ, केसी श्रीवास्तव पढ़ते समय आपको जो जहाँ पे लग रहा हो कि ये हिस्सा इम्पोर्टेंट है, ये लाइन इम्पोर्टेंट है, ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है, एक कॉपी रखिए साथ में, ठीक है? मोटी सी एक आप कॉपी रखिए, उसमें पोर्शन वाइज़ जिस पोर्शन को आप पढ़ते जाएँ, उस पोर्शन से जो हिस्सा आपको इम्पोर्टेंट लगे, आपको अच्छे लगें, ठीक है? आपको लगे कि ये अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, उन फैक्ट्स को आपको उन पे नोट करना है। और लगे कि मैं इनको जल्दी भूल जाती हूँ, तो उन फैक्ट्स को आपको नोट कर लेना है। क्योंकि एट द टाइम वो आपको आप क्या ना, आप किताब तो नहीं पढ़ेंगी, आप उन फैक्ट्स को जल्दी-जल्दी पढ़ पाएँगे। और 1 महीने में केसी श्रीवास्तव खत्म हो जाएगी, रोज़ आप 3-4 घंटे पढ़ेंगी तो 1 महीने में केसी श्रीवास्तव खत्म हो जाएगी, नोट्स भी तैयार हो जाएँगे आपके, ठीक? और अगर श्रीमाली झा भी पढ़ना चाहें, वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि श्रीमाली झा बहुत मोटी किताब नहीं है, बहुत पतली किताब है, केसी श्रीवास्तव के मुकाबले। तो आप चाहें तो अगर समय हो तो वो भी पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा आपको पुराने पेपर पढ़ने हैं, तो ये है कि पुराने पेपरों को मँगा लीजिएगा किसी से, ठीक है? यूथ का मँगा लीजिएगा या फिर यूथ का ही मँगा लीजिएगा, ठीक है? किसी और चक्कर मत पड़िएगा। काफ़ी मोटी किताब है, उसमें काफ़ी पोर्शन है। इतिहास के क्वेश्चन जो उत्तराखंड पीसीएस में पूछे गए हैं, यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं, सिविल सर्विसेज में पूछे गए हैं, एमपी पीसीएस में पूछे गए हैं, टीजीटी, पीजीटी पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको उसमें मिल जाएँगे। इसके अलावा एक घटना चक्र आता है, ठीक है? इतिहास का टीजीटी, पीजीटी का, वो भी मँगा लीजिएगा। ये 2 ये 2 चीज़ें आपको मँगानी है, ठीक है? अगर लूसेंट है तो मत मँगाइएगा, नहीं तो लूसेंट भी मँगा लीजिएगा। ये 3 चीज़ें आपको मँगानी है और प्रॉपर उनको पढ़ना है, बस। इसके अलावा कन्फ्यूज़न इसमें कुछ नहीं है, कन्फ्यूज़न। और कल लेक्चर हमारा 3rd होने वाला है, तो उम्मीद करता हूँ कल भी आप मौजूद रहेंगी। कल भी और बाकी चर्चाएँ तो हम लोग कर ही चुके हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो रिकमेंड कीजिएगा दूसरों को, और लोगों को भी जोड़ने का प्रयास करिएगा आप लोग। और जीएस की कोशिश करेंगे प्रिपरेशन कराने की, बाकी अपनी तरफ से भी आप उसमें तैयार रखिएगा। 16 अप्रैल 2 महीने हैं आपके पास, अभी 60-70 दिन है आपके पास, ठीक है?
70 दिन बहुत होते हैं, 70 डेज़ इट्स मोर इनफ, ठीक है? You can easily prepare all the kind of things, ठीक है? All kind of subjects और including ancient history, GS और all portion of GS like history और geography, polity, computer, ओके? तो डोंट बी हेजिटेट और डोंट बी स्ट्रेस्ड। तो आपको बस यही कोशिश है कि आप बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बहुत आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। जो जिस तरीके से बताया आप उसको पढ़ते रहिए। पुराने पेपर मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको कम से कम 8 घंटा रोज़ पढ़ना है, अगर आपको कॉम्पिटिशन क्रैक करना है तो, ठीक है? 2-4 घंटे से काम नहीं चलेगा, पहली चीज़, सिंपल सी चीज़ वो है। टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना है, दिन में नहीं पढ़ पा रही हैं तो रात में पढ़िए, ठीक? अगर आप चूँकि अगर आप विवाहिता हैं तो रात में अच्छा समय मिल जाएगा आपको पढ़ने का, दिन में जानती नहीं हैं जान ही रहे होंगे गृहिणी का जीवन थोड़ा-सा अलग होता है, अगर आप विवाहिता हैं तो। ठीक है, अगर आप विवाहिता नहीं हैं तो आप दिन में किसी भी समय 24 घंटे में से 8 घंटे आपको निकालने हैं अपनी प्रिपरेशन में, ठीक? नहीं सर, अपने जो 16 अप्रैल को 2025 का आप बता दो। मतलब समझा नहीं, क्या 2025 का बताना है? 2025। ठीक है, बस अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं, कमर कस लीजिए और लग जाइए पढ़ाई में। बाकी चीज़ें छोड़ दीजिए। पढ़ने का तरीका पढ़ने का तरीका कहाँ से हैं सर आप? अ, बेसिक अच्छा कहाँ से हूँ मैं? देखिए बेसिकली तो मैं बरेली का रहने वाला हूँ, ठीक है? पश्चिमी यूपी का रहने वाला हूँ और अभी करंट लोकेशन मेरी इलाहाबाद है, ठीक है? प्रयागराज है और ये जो प्लेटफ़ॉर्म है एल-1 क्लासेस का प्लेटफ़ॉर्म है, इसमें स्पेशली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है? इस प्लेटफ़ॉर्म में हम लोग एलटी, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चर, जीडीसी और आपका असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, तो उसके रिगार्डिंग जो एक और यूजीसी नेट के रिगार्डिंग पेपर तैयार करते हैं, उसकी प्रिपरेशन कराते हैं। अरे हाँ, गीता जी मैंने 2025 में 16 अप्रैल को मैंने पेपर दिया था असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का और उसमें मैं क्वालीफ़ाई भी हुआ था और चूँकि इंटरव्यू के लिए मुझे कॉल हुई थी और मैं बस इंतज़ार कर रहा था इंटरव्यू का और इंतज़ार करते-करते इंतज़ार और बढ़ गया है। अब मुझे दोबारा पेपर देना है और ये थोड़ा-सा टफ़ होता है कि एक क्वालीफ़ाई करने के बाद फिर से क्वालीफ़ाई करने का प्रयास। देखिए बहुत सी चीज़ें उस समय देखिए मेरा दिमाग किस तरीके से काम कर रहा था, कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 साल बाद वही दिमाग उसी तरीके से काम कर रहा है। दूसरी चीज़ उस समय की मनोस्थितियाँ क्या थी और जब इस समय पेपर देंगे हम तब मनोस्थितियाँ क्या होंगी, क्या स्थितियाँ होंगी, क्या परिस्थितियाँ होंगी, कैसे हालात होंगे, ठीक? तो फिज़िकली किस प्रकार से फिट होऊँगा, नहीं होऊँगा, बहुत सारी मतलब ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपके पीछे कार्य करती हैं, ठीक है? तो वही चीज़ें हैं तो वो ज़रूरी नहीं है कि पिछली बार क्वालीफ़ाई कर लिया इस बार भी कर लूँ। तो मेरा प्रयास तो यही रहेगा इस बार पिछली बार जितने नंबर थे उससे बहुत ज़्यादा नंबर कम से कम कुछ और ज़्यादा नंबर और खींच लूँ, ताकि एक सीट श्योर हो जाए। तो मेरा प्रयास इस बार ये रहेगा, ठीक? तो देखिए मैं गीता जी अ, छोटा-सा मैं अपने बारे में थोड़ा-सा देखिए, आपसे बता रहा हूँ गीता जी वो पेपर मत देखिएगा, कन्फ्यूज़ हो जाएँगी और वो पेपर इस प्रकार का पेपर था, इतिहास में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का इतना घटिया पेपर कभी नहीं आया था। सच बता रहा हूँ, इतना घटिया पेपर कभी नहीं आया था इतिहास का। वो पेपर इस प्रकार का था कि अ, क्या ही बताऊँ किस प्रकार का था। देखिए, उस पेपर में कुछ क्वेश्चन मैं तो ऐसे ही बताता हूँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जैसे
अगर आप मतलब मेरे ख्याल से जहाँ तक एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, उसमें जो कालिदास की थी अभिज्ञान शकुंतलम जो लिखी हुई थी, अभिज्ञान शकुंतलम से एक क्वेश्चन पूछा गया था, रिश्तेदारी पूछ ली गई थी, कौन किसका रिश्तेदार था? तो ये हम लोग कैसे जान सकते हैं? ठीक है, हम लोगों ने साहित्य नहीं पढ़ा है ना, ये साहित्यकारी तो बता सकते हैं, जो हिंदी साहित्य जिन्होंने पढ़ा है वो बताएँगे, हम लोग नहीं बता सकते वो लोग। हाँ, मेरा भी प्राचीन इतिहास था, मैं भी प्राचीन इतिहास से ही देता हूँ। और एंशिएंट हिस्ट्री से मेरा भी है, एंशिएंट हिस्ट्री से ही मेरा क्वालीफाई हुआ था, उसी से इंटरव्यू कॉल आई थी और आप जुड़े रहिएगा। और अ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जब पेपर करीब आ जाएगा 16 अप्रैल में पेपर है, ठीक है? जब पेपर करीब आएगा तो मैं उससे 10 दिन पहले पूरा एंशिएंट हिस्ट्री 2 या 3 दिन में एंशिएंट हिस्ट्री को मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन कवर कर दूँगा। बेहतर क्वेश्चन होंगे, लाभदायक होंगे, आने वाले क्वेश्चन हो सकते हैं उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आ जाएँ। तो मेरा प्रयास यही रहेगा, अगर आप जुड़ी रहेंगी तो 100% आपको उससे लाभ होगा। और बाकी जो दूसरे दोस्त हैं, मित्र हैं, आप उनको रिकमेंड कीजिएगा, आपका बहुत-बहुत आभार रहेगा। और हाँ, छोटी चीज़ ये है कि ये देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ें आसान नहीं है यहाँ, और यहाँ ये कॉम्पिटिशन तो बिल्कुल सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अखिलेश है, ठीक है? मेरा नाम अखिलेश है और मैं स्पेशली बता चुका हूँ, बरेली का रहने वाला हूँ, बरेली, उत्तर प्रदेश, और अभी करंट लोकेशन मेरी इलाहाबाद में है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और बाकी गीता जी आप अपनी बुक्स मँगा लीजिएगा और पढ़ाई जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक? और लूसेंट आपको 2 घंटा ज़रूर पढ़नी है जीएस के लिए, क्योंकि जीएस के 30 क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो 30 क्वेश्चन आपको इन भी कर सकते हैं और आउट भी कर सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्योंकि सब्जेक्ट क्या होता है ना, सब्जेक्ट में अच्छा पेपर आता है, अच्छे लेवल का पेपर होता है। हाँ, बिल्कुल सेंटर सही हुआ तो ज़रूर मिल लेंगे, लेकिन उम्मीद कम ही है। ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं, कल फिर हम लोग बात करेंगे, और कल हमारा 3rd लेक्चर होगा। कल फिर हम जुड़ेंगे और उम्मीद करते हैं कल फिर आप लोग सहयोग देंगे और इसी प्रकार से सहयोग देते रहेंगे। देखिए जानकारी आपको जानकारी मिली है, आपने जो पूछा मैंने बता दिया है, बस कोशिश ये करिए करिए कि आप उस जानकारी का लाभ उठाइए बस। किताबें मैंने बता दी हैं, किस तरीके से पढ़ना है वो बता दिया है, कब-कब, क्या-क्या पढ़ना है वो बता दिया है, वो आप अपना भी शेड्यूल अपने तरीके से तय कर सकती हैं। अपनी जो बिज़ीनेस है उसको ध्यान में रखते हुए कि आप कितनी कब कहाँ कितनी बिज़ी रहती हैं, कब क्या कार्य करती हैं, उसको ध्यान में रख के अपना शेड्यूल आप सेट कीजिएगा। लेकिन 8 घंटे का शेड्यूल आपका होना चाहिए, ठीक है? 8 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सिलेक्शन देखिए मैं अपने सिलेक्शन की बात बता रहा हूँ। देखिए मैं बैंक के 2 इंटरव्यू दे चुका हूँ, ठीक है? दोनों इंटरव्यू आउट हूँ, आईबीपीएस के 2 इंटरव्यू मैंने दिए थे और दोनों इंटरव्यू आउट हूँ मैं, मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। मैं 2014 में मेरा एमए कंप्लीट हुआ था, और जैसे एमए कंप्लीट हुआ था मैं नेट क्वालीफाई हुआ था, सेकंड टर्म में मैं नेट साथ-साथ जेआरएफ हो गया, और फिर उसके बाद ठीक उसके बाद उसके बाद 2 यूपी पीसीएस के मेंस लिखे हैं, आरओ के 2 मेंस लिखे हैं, 2021 का पीजीटी का इंटरव्यू दिया है, एक बार लोअर पीसीएस का 2018-19 वाला शायद जहाँ तक मुझे याद है वो मेंस लिखा है। मतलब एग्ज़ाम बहुत सारे क्वालीफाई हुए हैं, बहुत सारे इंटरव्यू मिले हैं, लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, और अभी भी कुछ जगह क्वालीफाई है, देखते हैं किस्मत कहाँ ले जाती है। लेकिन मेन मकसद असिस्टेंट प्रोफ़ेसर है, या फिर लेक्चरर का है, तो फ़ोकस वहीं पे है, तो आप भी उसी पे फ़ोकस रखिएगा। तो ठीक है, आज बातें बहुत हो गई हैं। आज के लिए हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि मेरा भी स्वास्थ्य थोड़ा-सा अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, बोलने में थोड़ी-सी तकलीफ़ हो रही है। तो कल हमारी फिर से मुलाकात होगी ठीक 10 बजे, और गीता जी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा तो आपको क्लास भेज दी जाएगी।
आपको ढूँढना नहीं पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो इस क्लास को आप सेव कर लीजिएगा, जो होती है ना लाइव क्लास है उसको सेव कर लीजिएगा तो वो मिल जाएगी। चलिए तो कल आपसे फिर मुलाकात होती है आप लोगों से और दूसरे मित्रों को भी रिकमेंड कीजिएगा, अगर जुड़ सके तो उनको भी जोड़िएगा। चलिए और गुड नाइट, शुभ रात्रि।